सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो हम पढ़ रहे थे पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। उसमें से हम सबसे पहले अब रिवाइज कर लेते हैं, हम कहाँ तक पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, एक बार रिवाइज कर लेते। आज का लेक्चर शायद बड़ा हो सकता है क्योंकि सेक्शन नंबर 37 तक पूरा का पूरा मैं कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो जितना भी टाइम लगे आज वो देखेंगे आप कितना टाइम लगता है, पर सेक्शन नंबर 37 तक पूरा मैं कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ आज। तो शायद लेक्चर बढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था चार्जिंग सेक्शन पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है अपना सेक्शन नंबर 28। उसमें एक लिस्ट देके रखी, वो सारे की सारी इनकम आपने पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल हो जाएंगी। सबसे पहला है प्रॉफिट और गेन ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। उसके बाद में कोई इंसेंटिव मिला जो भी एसएससी एक्सपोर्ट के बिजनेस में, और उसने इसको कोई इंसेंटिव मिला और वो इंसेंटिव बेच के, समझो कोई इंपोर्ट एंटाइटलमेंट बेच के उसको कोई प्रॉफिट मिला या फिर कैश असिस्टेंस मिला, तो ये जो इनकम है उसकी पीजीबीपी हेड में आ जाएंगी। उसके बाद हम गए थे यही सेक्शन में, नेक्स्ट पॉइंट में हम गए थे कि जो भी कंपनसेशन मिल रहा है इन कनेक्शन टू बिजनेस, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेशन हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर मॉडिफिकेशन हुआ, तो इसके वजह से कोई कंपनसेशन मिल रहा होगा तो वो पीजीबीपी हेड में आ जाएगा। उसके बाद में एफएमवी ऑफ एनी इन्वेंट्री जो अपनी स्टॉक इन ट्रेड से अपनी कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होगी, तो उसका एफएमवी अपने को पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल कर देना पड़ेगा। बेनिफिट और परक्विजिट जो अपने को बिजनेस में मिले, बिजनेस और प्रोफेशन में कोई भी बेनिफिट मिले, परक्विजिट मिले, कैश में मिले, काइंड में मिले, कन्वर्टेबल इनटू कैश में या काइंड में मिले, तो कोई भी प्रकार के बेनिफिट और परक्विजिट अपने को मिले तो पीजीबीपी इनकम में टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद में इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन मिला है पार्टनर को उसके फॉर्म से, पार्टनरशिप फॉर्म से, तो अपने पीजीबीपी हेड में आ जाएगा। उसके बाद में ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, उन्होंने स्पेसिफिक सर्विस दी उनके मेंबर को, तो अपने पीजीबीपी इनकम में, अपने मतलब एसोसिएशन की पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा। उसके बाद में नॉन कम्पीट फीस जो है वो अगर मिली तो अपने पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा। उसके बाद में की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर पैसा मिल रहा होगा अपने पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा। और 35 एडी का असेट बेच के या फिर डिमोलिश ट्रांसफर हो गया तो उसकी वजह से अपने को जो पैसा मिला है वो अपने पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा। उसके बाद में स्पेकुलेशन बिजनेस में गए थे हम। स्पेकुलेशन बिजनेस का मतलब देखा था शॉर्ट में। स्पेकुलेशन बिजनेस का और नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अपने को अलग ट्रीट करना है। क्यों? क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस होता है वो स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ ही सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो इसकी वजह से अपने को स्पेकुलेशन बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस का लॉस जो है, प्रॉफिट और लॉस दोनों अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अपने स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम में नहीं आएंगे। उसके बाद में सेक्शन नंबर 29 में गए थे। सेक्शन नंबर 29 बोलता है अपने को पीजीबीपी का इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, पीजीबीपी कैसे कंप्यूट करने का है अपने को, ये अपने को सेक्शन 29 बोलता है। तो सेक्शन 29 बोलता है कि आप सेक्शन नंबर 30 से लेकर सेक्शन नंबर 43D तक आप पूरे फॉलो करो, आपका पीजीबीपी इनकम निकल जाएगा। उसके बाद हम गए थे एडमिसेबल डिडक्शन, जो आपने सेक्शन नंबर 30 टू सेक्शन नंबर 37 जो आज अपन कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले गए थे हम सेक्शन नंबर 30 में, उसमें रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग जो रही, तो बिल्डिंग की कोई भी रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस, इसका खर्चा अपने को अलाउ हो जाएगा। जो बिल्डिंग है वो प्रॉफिट बोला बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं चाहिए। वो अगर खुद की बिल्डिंग रही तो रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, रेट का, टैक्सेस का, इंश्योरेंस का, करंट रिपेयर का डिडक्शन अपने को मिल गया। अगर रेंटेड बिल्डिंग रही तो रेंट का मिल जाएगा, रेट, टैक्सेस का मिल जाएगा, इंश्योरेंस का मिल जाएगा, करंट रिपेयर का मिल जाएगा। कैपिटल रिपेयर का अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा। कैपिटल रिपेयर जो होता है वो ओनर हो बिल्डिंग का या फिर टेनेंट हो, कैपिटल रिपेयर का खर्चा हमेशा कैपिटलाइज हो जाएगा और कैपिटलाइज होने के बाद उसके ऊपर एसएससी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। उसके बाद पर्सनल पर्पस के लिए अगर ये बिल्डिंग यूज की गई, पर्सनल पर्पस के लिए ये बिल्डिंग थी और बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं हम, तो प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा और उसके बेसिस पे अपने को डिडक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद फर्म, अगर बिजनेस प्रीमाइसेस जो है फर्म का वो किसी पार्टनर के मतलब पार्टनर ने ओन करके रखा है, उसके प्रीमाइसेस के अंदर फर्म उनका बिजनेस चल रहा है, तो जो रेंट पे कर रहे पार्टनर तो उसका भी डिडक्शन अलग हो जाएगा। उसके बाद में रिपेयर, नेक्स्ट सेक्शन में गए थे, सेक्शन नंबर 31, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, तो इंश्योरेंस, रेवेन्यू रिपेयर का खर्चा अपने को यहाँ पे डिडक्शन बोल के अलाउ हो जाएगा। कैपिटल रिपेयर रहा तो उसका खर्चा अलाउ नहीं होगा। बाकी पॉइंट सेम अपने सेक्शन नंबर 30 जैसे रहेंगे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अपना पीजीबीपी का सेक्शन नंबर 32, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमेशा इनकम टैक्स में जब भी एसेट पुट टू यूज होता है, तब अपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। डेप्रिसिएशन मैंडेटरीली अपने को लगाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन
जो असेट है वो अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज होना चाहिए, तभी आपने को डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। असेसी जो है वो पार्टली और फुल्ली ओनर होना चाहिए वो असेट का, तभी डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। बेनिफिशियल ओनर भी रहा असेसी, तभी उसको डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। लीजिंग के केस में जो लेसर है उसको डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। और हायर परचेस रहा कोई भी असेट, तो हायर परचेस में सबसे पहले जब भी वो असेट आया अपने पास, तब से अपन उसका डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। जो स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर है, मशीनरी एंड स्पेयर्स है, वो जो है इसका मतलब पुट टू यूज और रेडी टू यूज स्टेट जो होता है वो सेम होता है। तो स्टैंड बाय इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर और मशीनरी स्पेयर्स रेडी टू यूज से ही अपन इसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। डिप्रिसिएशन हमेशा इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ असेट के ऊपर ले सकते हैं हम। तो ब्लॉक ऑफ असेट अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ब्लॉक में सेम क्लास ऑफ असेट और सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वाले असेट अपने को लेने पड़ेंगे। उसके बाद में कैलकुलेशन क्लासिफिकेशन देखा था हमने कि कौन से 4 हेड में क्लासिफिकेशन होता है। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल असेट, ये 4 में पूरा अपने को क्लासिफाई करना पड़ता है अपने सारे बिजनेस के असेट। उसके बाद में हम डिप्रिसिएशन रेट पे गए थे। डिप्रिसिएशन रेट आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, वो स्पेसिफिक में हमने पढ़े थे, तो उसमें सारे रेट देखे रखे जो इंपॉर्टेंट वाले वो आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन गए थे। तो मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन तो एक तो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, कोई भी असेसी रहा अदर देन जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के सिवा कोई भी असेसी रहा तो उसको हमेशा डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करना पड़ेगा। पर असेसी अगर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में तो एसएलएम से भी कैलकुलेट कर सकता है और डब्ल्यूडीवी से भी अपना डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता है। इसके बाद में हम रेट देख के गए थे। उसके बाद कैलकुलेशन कैसे करना है आपने को, तो सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेना पड़ेगा। उसके बाद में आपने को ऐड करना पड़ेगा जो भी असेट हमने एक्वायर किए, जो भी असेट हमने एक्वायर किए वो ऐड करने पड़ेंगे। पर ऐड करते वक्त अपने को एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि 180 दिन से अगर कोई असेट ज्यादा यूज हो रहा होगा तो उसका अलग लिखो अमाउंट। 180 दिन से कम यूज हुआ है वो असेट अपने बिजनेस में तो उसका अमाउंट अलग लिखो। और जो एक्वायर किया है बट पुट टू यूज नहीं हुआ है तो उसका अमाउंट अलग लिखो। ये अमाउंट अपने को अलग क्यों लिखने हैं, अपने को डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते समय ये काम आ जाएगा। उसके बाद में जो भी असेट बेचा है हमने उसका अमाउंट यहां से माइनस हो जाएगा। जो भी अमाउंट बचा है बैलेंस उसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एज पर द प्रिस्क्राइब रेट। अब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय अपने को अगर असेट पुट टू यूज नहीं हुआ, असेट अगर पुट टू यूज नहीं हुआ एक्सेप्ट वो 3 असेट अपने फायर एक्सटिंग्विशर, मशीनरी स्पेयर्स और स्टैंड बाय इक्विपमेंट, तो उसके ऊपर हम रेडी टू यूज से ही ले सकते हैं। पर इसके सिवा कोई भी असेट रहा हो वो पुट टू यूज नहीं हुआ तो उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे। उसके बाद में अगर 180 दिन से कम यूज हुआ है वो असेट तो हम हाफ ही डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। जो रेट प्रिस्क्राइब देके रखे उसका हाफ ही लेंगे अपन डिप्रिसिएशन का रेट और उसके हिसाब से हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर असेट जो भी अब बचा है, जो भी ब्लॉक पे अब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बचा है तो उसके ऊपर अपन फुल वैल्यू से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद में हम गए थे जो गेन और लॉस है अपना डिप्रिसिएबल असेट बेच के अगर कोई भी गेन और लॉस हुआ है तो उसका कंसेप्ट हमने कैपिटल गेन में पढ़ के रखा है, तो कैपिटल गेन आप एक बार रेफर कर सकते हो। उसके बाद हम आए थे एडिशनल डिप्रिसिएशन। तो एडिशनल डिप्रिसिएशन अपना सेक्शन 32(1) क्लॉजेस याद रखने की जरूरत नहीं, बस सेक्शन नंबर 32(1) याद रखो, इतना काफी अपने लिए। तो जो भी असेसी अपना मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में तो उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर उसने न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया है कोई भी प्रीवियस ईयर में तो उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। एडिशनल डिप्रिसिएशन लेते हो उसको बेनिफिट कितना मिलेगा, तो 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। पर अगर असेट 180 दिन से कम यूज हुआ है, 180 दिन से कम यूज हुआ है तो उसको 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट की उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। जो बैलेंस 10% है वो नेक्स्ट ईयर वो क्लेम कर सकता है। उसके बाद में जो एडिशनल डिप्रिसिएशन है वो क्वीन असेट पे, क्वीन प्लांट एंड मशीनरी पे अपने को नहीं मिलेगा। तो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी तो उसके ऊपर अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी असेट ऑफिस प्रीमाइसेस और रेसिडेंशियल में अकोमोडेशन में यूज किया है, इंस्टॉल किया है तो उसके ऊपर अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। शिप, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 100% डिडक्शन अलाउ हो जाता है कोई भी अदर सेक्शन में तो अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन के जो भी बिजनेस है उनको भी एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। एडिशनल डिप्रिसिएशन जो भी
80 SLM बेसिस पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है, उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, तो एक्चुअल कॉस्ट निकालते समय सबसे पहले अपने को एक कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। तो जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो असेट परचेस करने के लिए, फिर वो असेट परचेस करने का अमाउंट भी क्यों ना हो, तो असेट परचेस करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो अगर 10,000 से ज़्यादा चला गया, 10,000 से ज़्यादा चला गया, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS, और वो सिंगल पर्सन को इन अ सिंगल डे गया, सिंगल पर्सन को इन अ सिंगल डे गया, सिंगल पर्सन को इन अ सिंगल डे गया, तो अपने को उसका डिप्रिसिएशन इसका एक्चुअल कॉस्ट में वो अलाउ नहीं हो जाएगा, मतलब वो अमाउंट है वो एक्चुअल कॉस्ट में आपको कंसिडर नहीं करनी की। उसके बाद परचेस किया अगर असेट, तो परचेस अमाउंट लेना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट असेट टिल द असेट इज पुट टू यूज, तो असेट पुट टू यूज तक जो भी अपने एक्सपेंडिचर है वो क्लेम कर लिए, अपने को ऐड करने पड़ेंगे। जो परचेस प्राइस है उसमें अपने को एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे। तो एक्सपेंस में कौन से आएंगे, इंस्टॉलेशन आएंगे, ट्रायल रन का जो भी खर्चा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन का भी खर्चा अपने को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जो भी बेनिफिट रिसीव हुआ है, मतलब ट्रायल रन में कोई प्रोडक्ट बने और वो बेच दिया हमने, उससे हमें पैसे मिले, उसके बाद में गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिला, सब्सिडी मिली, तो उसका जो बेनिफिट है वो अपने को यहाँ से लेस करना पड़ेगा, एक्चुअल कॉस्ट अपना आ जाएगा। उसके बाद में गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में अपने को कोई भी असेट मिला तो प्रीवियस ओनर का अपने को एक्चुअल कॉस्ट लेना पड़ेगा। पर्सनल असेट रहा जो बिजनेस में बाद में इंट्रोड्यूस किया, तो बिल्डिंग अगर रही ऐसी कोई असेट तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट लेना पड़ेगा और नोशनल डिप्रिसिएशन वहाँ से माइनस करना पड़ेगा। अगर कोई भी असेट रहा तो उसका एक्चुअल कॉस्ट ही अपने को लेना पड़ेगा। उसके बाद में असेट अगर इंडिया के बाहर से इंडिया में लाया है तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन एट रेट इन फोर्स इन सच असेट यूज इन इंडिया फ्रॉम द एक्विजिशन। अगर कोई भी असेट बाहर से इंडिया में लाया हो बिजनेस के लिए तो ऐसा डिप्रिसिएशन उस असेट पे अपने को डिप्रिसिएशन माइनस कर देना पड़ेगा, जैसे वो असेट इंडिया में फ्रॉम एक्विजिशन से यूज किया गया हो। उसके बाद में असेट अगर प्रीवियसली यूज फॉर द साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया है और अभी बिजनेस में ला गया है तो इसका एक्चुअल कॉस्ट अपने को नील लेना पड़ेगा। स्टॉक कन्वर्टेड इनटू कैपिटल असेट एंड यूज इन बिजनेस और प्रोफेशन, तो एफएमवी अपना एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन अपना एक्चुअल कॉस्ट मान लिया जाएगा। उसके बाद में री एक्विजिशन कर लिया, जो असेट हमने बेच दी उसको री एक्वायर कर लिया, तो WDV एट द टाइम ऑफ सेल और री एक्विजिशन कॉस्ट विच एवर इज लोअर अपना एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। असेट परचेस किया एंड लीज बैक कर दिया सेम पर्सन को, तो WDV ऑफ द प्रीवियस ओनर अपना एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। और अगर कोई 35 AD के अगर कोई भी असेट है तो उसका एक्चुअल कॉस्ट नील आ जाएगा। उसके बाद हम गए थे टर्मिनल डिप्रिसिएशन में। टर्मिनल डिप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट है वो बस SLM मेथड पे जो भी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है उनको ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि SLM बेसिस पे हम पूरा WDV निकाल लेंगे। WDV निकालने के बाद जो सेल अमाउंट है उससे कंपेयर कर लेंगे। अगर अपने को लॉस आया है, मतलब अकाउंटिंग के हिसाब से अगर कंपेयर करें और अपने को लॉस आ गया है तो इसको बोलते हैं टर्मिनल डिप्रिसिएशन, वो अपने को अलाउड हो जाएगा। अगर अपने को प्रॉफिट आ रहा होगा तो प्रॉफिट अपना आ जाएगा बैलेंसिंग चार्ज अपने को टैक्सेबल कर देना पड़ेगा PGBP पर। अपना प्रॉफिट अपनी जो असेट है, असेट की कॉस्ट से भी ज़्यादा चला गया, असेट की कॉस्ट से भी अपना प्रॉफिट ज़्यादा चला गया, तो असेट की कॉस्ट तक अपने को बैलेंसिंग चार्ज देना पड़ेगा और असेट की कॉस्ट के ऊपर की जो अमाउंट है वो अपने को कैपिटल गेन ट्रीट करनी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपने को ट्रीट करना पड़ेगा। उसके बाद में अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन, कोई भी डिप्रिसिएशन ऐसा है वो जो अनएब्सॉर्ब है, अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद भी वो डिप्रिसिएशन बच जाए तो इसको बोलते हैं अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन अपन सेट ऑफ कर सकते हैं कोई भी हेड से, कोई भी इनकम से अपन सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी के हेड से अपने को अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं हो सकता है। उसके बाद में ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अनलिमिटेड पीरियड के लिए, जब तक कि अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन खत्म नहीं होता तब तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद इसकी सेट ऑफ की ऑर्डर कैसी होंगी, तो सबसे पहले अपने को करंट ईयर डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, उसके बाद में बिजनेस लॉस कोई रहा तो वो लेना पड़ेगा और उसके बाद में अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन हमको लेना पड़ेगा। उसके बाद में जो बिजनेस अगर बंद भी हुआ तो भी कैरी फॉरवर्ड किया हुआ जो अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन है वो अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम आए थे सेक्शन नंबर 35 साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई भी खर्चा किया हो उसको अपने को डिडक्शन मिल जाएंगे, फिर वो रेवेन्यू रहो या कैपिटल रहो। तो इन हाउस के लिए अपने खुद के बिजनेस के लिए एक साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा किया हमने, तो रेवेन्यू नेचर का रहो या कैपिटल नेचर का रहो, अपने को 100% डिडक्शन इसका अलाउ हो जाएगा।
अगर ये बिजनेस चालू करने से पहले 3 साल पहले तक की भी आपने को खर्चे इसमें ये सेक्शन में अलाउ हो जाएंगे, अगर ये साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा रहा तो। उसके बाद में किसी भी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, नेशनल इंस्टीट्यूशन, इनके लिए इनको कोई भी हमने कंट्रीब्यूशन किया है, इनको कोई भी अमाउंट पे किया है, और ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो रिसर्च एसोसिएशन है, ये साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व है, स्टैटिस्टिकल रिसर्च में इन्वॉल्व है, या सोशल साइंस के रिसर्च में इन्वॉल्व है, तो इनको भी जो पैसे दिए हैं हमने, इसका अपने को 100% डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। ये जो डिडक्शन है अब ये अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन का अगर बाद में अपन ने डोनेशन दे दिया उनको और बाद में इनका अप्रूवल विड्रॉ हो गया, फिर भी अपने को यहाँ पे उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ये जो अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब कोई भी खर्चा अपना ज़्यादा हुआ, अपने प्रॉफिट से ये खर्चा अगर ज़्यादा रहा तो अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसका सेम ट्रीटमेंट रहेगा जैसे हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी असेट रहे, अगर हमने 35 AD का डिडक्शन क्लेम कर लिया तो अपने को इसके ऊपर डिप्रिसिएशन का बेनिफिट क्लेम करते नहीं आएगा। इफ साइंटिफिक रिसर्च का असेट हमने सोल्ड कर दिया, ये असेट हमने सोल्ड कर दिया, तो सेल अमाउंट और डिडक्शन अलाउड विचर इज लोअर का अपने को इनकम PGBP में टैक्सेबल कर देना पड़ेगा। उसके बाद हम आए थे सेक्शन नंबर 35 AD, जिसमें स्पेसिफिक बिजनेस में हमने एक्सपेंडिचर किया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने को 100% इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। ये सेक्शन ऑप्शनल है, तो ये या तो फिर इसमें डिडक्शन ले लो या फिर आप जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, एक्सेप्ट लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लैंड, बिल्डिंग और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अलावा कोई भी एसेट में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उसका 100% डिडक्शन अपने को मिल जाएगा। बिजनेस चालू करने से पहले भी अगर खर्चा किया होगा, बिजनेस चालू करने से पहले भी कोई अगर खर्चा किया होगा तो उसका 100% डिडक्शन अपने को मिल जाएगा। बिजनेस चालू करने के बाद भी हमने कोई खर्चा किया बिजनेस एक्सपांड करने के लिए या फिर एक्सपांड करने के लिए कमेंसमेंट होने के बाद हमने खर्चा किया तो इसका भी अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। जो बिजनेस चालू करने के पहले के जो खर्चे है वो कैपिटलाइज करने पड़ेंगे, तभी अपने को इसका डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में स्पेसिफिक बिजनेस की जो लिस्ट है वो देखे रखे, तो कोल्ड चेन बिजनेस, होटल 2 स्टार के अबाव, जो हॉस्पिटल है उसमें 100 बेड से अगर ज़्यादा पेशेंट रहे, 100 बेड से ज़्यादा अगर बेड रहे तो वो हॉस्पिटल का बिजनेस, स्लम डेवलपमेंट स्कीम, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, इनलैंड कंटेनर डेपो, honey production, warehousing facility for sugar, warehousing facility for agriculture produce, cross country pipeline for natural gas and oil, slurry pipeline for transportation of iron ore, semiconductor wafer fabrication, developing, maintaining and operation of new infrastructure facility, जिसमें आता है रोड, रेल, ब्रिज, कैनाल, रोड, एयरपोर्ट, इसके सारे बिजनेस आ जाएंगे। तो इस स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, अपने को 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अदर कंडीशन क्या क्या है, जो बिजनेस है वो न्यू होना चाहिए, स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन से ये बिजनेस नहीं बनेना चाहिए। उसके बाद में जो प्लांट एंड मशीनरी ये न्यू होना चाहिए। इंपोर्टेड अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी रहा तो इसको हम न्यू ट्रीट करेंगे। 20% अगर ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी भी रहा तो इसका डिडक्शन अपने को मिल जाएगा। इसके बाद में सेम कंडीशन 10,000 की सिंगल पर्सन को नहीं देना चाहिए। डिप्रिसिएशन अपने को नहीं मिलेगा ये सेक्शन में अगर हमने बेनिफिट क्लेम कर लिया है। जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस है वो अपने को सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा नॉर्मल बिजनेस से, क्योंकि इसका लॉस जो है वो अपन स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद जो इफ असेट ऑन विच डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज क्लेम, देन जो एंटायर सेल अमाउंट है तो वो अपने को PGBP हेड में इसका अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, PGBP में वो टैक्सेबल कर देना पड़ेगा। मिनिमम 8 ईयर के लिए ये अपने को सेक्शन में इसका मिनिमम 8 ईयर के लिए अपने को ये असेट अपने स्पेसिफाइड बिजनेस से यूज करना पड़ेगा। अगर 8 ईयर से पहले हमने ये नॉर्मल बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया तो PGBP इनकम आ जाएगा, और एक्चुअल कॉस्ट में जो नॉर्मल बिजनेस है उसका एक्चुअल कॉस्ट में अपने को ऐड करना पड़ेगा, ब्लॉक ऑफ बजट में उसको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 35 AD प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो बिजनेस कमेंस करने के पैसे पहले के जो खर्चे है उसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। या फिर एक्सटेंशन कर रहा हूँ कोई तो उससे रिलेटेड कोई भी पहले खर्च कर दिए तो उसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलेंगे। एलिजिबल असेसी कौन है तो रेसिडेंट और इंडियन कंपनी, इनको एलिजिबल असेसी ये सेक्शन के लिए इनको ही बेनिफिट मिल जाएगा। तो डिडक्शन कितना मिलेगा, एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और क्वालिफाइड
लिमिट उसका ही अपने को विच ईयर इज लोअर उसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन कितने साल में मिलेगा? 5 साल में। मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर लिया, इस साल कमेंस हुआ, तो इस साल कमेंस होने के बाद ये साल से अपने को 5 साल इसका बेनिफिट मिल जाएगा। 5 साल में इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा। अब जो क्वालिफाइंग लिमिट है वो कंपनी के लिए होंगी 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, और रेसिडेंट रहा तो उसके केस में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का अपने को यहाँ पे क्वालिफाइंग लिमिट देखना पड़ेगा। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है उसकी सारे लिस्ट देके रखेंगे कौन से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब जो फिक्स असेट है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने असेट है वो अपनी कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड में अपना शेयर कैपिटल आ जाएंगे, एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रीमियम और रिजर्व एंड सरप्लस अपने को नहीं लेना पड़ेगा। डिवेंचर्स आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएगा एट द लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस शीट रहा उसका, उसमें ऑडिट अपने को कंपलसरी करना पड़ेगा। यहाँ तक हमने पूरा खत्म किया था 20 मिनट में, आपका पूरा का पूरा एकदम टकाटक रिवीजन हो चुका है। इसके बाद हम चालू करते हैं आज का अगला सेक्शन। तो यहाँ पे हम बेनिफिट लेने वाले हैं। हम क्या पढ़ रहे थे सबसे पहले? तो देखो हम सेक्शन नंबर पीजीबीपी में हम एडमिसेबल जो डिडक्शन है वो उसकी लिस्ट पढ़ रहे थे। सेक्शन नंबर 30 टू सेक्शन नंबर 37 तक अपने को ये पूरी लिस्ट मिल जाएंगी जिसके अपन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अब सेक्शन नंबर 35 DDA, सेक्शन नंबर 35 DDA। इसमें अपने को डिडक्शन मिल जाएगा वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम का। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम का जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका अपने को अमाउंट का डिडक्शन अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो असेसी कौन है? तो ऑल असेसी, जो भी असेसी इससे रिलेटेड कोई भी खर्चा कर रहा है। अब वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या होता है? तो समझो कोई कंपनी, मेरी कंपनी एसके लिमिटेड कंपनी समझो कोई भी, और इसमें एम्प्लॉई है। अब एम्प्लॉई का समझो मैंने एक रिटायरमेंट का ईयर फिक्स कर लिया कि 60 ईयर्स के बाद ये एम्प्लॉय जो है अपने कंपनी का, इसको रिटायर होना ही पड़ेगा। मतलब 60 ईयर के बाद इसको हम रिटायर कर देंगे। अगर 60 ईयर से पहले ये चाहे तो ये कंपनी छोड़ के जा सकता है। मतलब 55 58 की उम्र हो गई उसकी और उसको लग रहा है कि अब ये जॉब छोड़ देना चाहिए, वो आराम से बैठ के घर पे बैठ के आराम से खा सकता है, अपने इतना इनकम हो चुका है अपना, तो वो यहाँ पे VRS ले लेगा, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंडर रिटायरमेंट ले लेगा और घर पे जाके आराम से बैठ जाएगा। उसको अगर लग रहा होगा कि मेरे जो बाल बच्चे वो अच्छे सीख गए, अब अपने को भी खिला सकते, वो खुद भी खा सकते, इतना आराम से जिंदगी जी सकते, तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले सकता है। पर उसको लग रहा होगा कि अपने बच्चे अब तक सीखे नहीं, ये नादान बच्चे अब तक ये कुछ भी कमा नहीं सकते अपने लिए, ये खुद के लिए कमा नहीं सकते, तो हमारे लिए क्या कमाएंगे। तो इसकी वजह से ये 60 ईयर्स तक यहाँ पे कंपनी में रह सकता है। उसके बाद उसको रिटायरमेंट कंपलसरी लेना पड़ेगा। पर 60 ईयर से पहले अगर उसने कोई भी रिटायरमेंट लिया तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो वो खुद से रिटायरमेंट ले रहा है, खुद से रिटायरमेंट ले रहा है। अब रिटायरमेंट के समय कंपनी क्या करती? कंपनी ये एम्प्लॉयज़ को पैसा देती, कंपनी ये एम्प्लॉयज़ को पैसा देती कि ये ले तेरे रिटायरमेंट के पैसे। अब ये रिटायरमेंट के पैसे तूने ले लिए तो ये तू बैंक में इन्वेस्ट कर, तेरा खुद का घर ले ले। अगर खुद का घर नहीं होगा तो तू जैसे चाहिए इसको इन्वेस्ट कर और तू आगे की जो बची हुई जिंदगी तेरे 20-30 साल जितना जिएगा तो उस साल में तू ये आराम से यूटिलाइज कर खुद के लिए। तो ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर अब एम्प्लॉयज को पैसे मिलते हैं, तो पैसे मिलने के बाद इसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब कंपनी रही, अब ये कोई भी एम्प्लॉय समझो, गोलू एम्प्लॉय, अपना गोलू एम्प्लॉय है, तो गोलू ने रिटायरमेंट ले लिया वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर, उसने रिटायरमेंट ले लिया और अब एसके लिमिटेड इसको पैसा देगा। समझो 1 लाख रुपए दे दिया हमने, अज्यूम कर लो कि 1 लाख रुपए दे दिए हमने गोलू को। 1 लाख रुपए देने के बाद इसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि उसको हमने वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर पैसा दे दिया। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर उसको हमने पैसा दे दिया है, तो 1 लाख का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। 1 लाख का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, 1 लाख का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। पर ये डिडक्शन अपने को फिर से 5 साल में इसको तोड़ना पड़ेगा। मतलब 5 साल में इसको तोड़ना पड़ेगा। अब समझो एसके लिमिटेड है, इसमें गोलू है, गोलू ने 23-24 में, प्रीवियस ईयर है अपना 23-24 ने गोलू ने रिटायरमेंट ले लिया, तो अपने को 1 लाख का डिडक्शन 5 साल में मिल जाएगा। 1 लाख का डिडक्शन अपने को 5 साल में मिल जाएगा। 20-20 हज़ार का अपन हर साल डिडक्शन लेंगे आगे के 5 साल। 23-24 से ये साइकिल चालूंगा, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, तो 28-29 तक अपन इसका 20-20 हज़ार हर साल इसका डिडक्शन क्लेम करेंगे, हर साल इसका डिडक्शन क्लेम करेंगे। अब मेरी बात समझो,
एसके लिमिटेड 23-24 में गोलू रिटायर हो गया। गोलू को हमने 1 लाख रुपए दिए थे, गोलू को हमने 1 लाख रुपए दे दिए, तो इसका 5 साल अपने को इसका डिडक्शन क्लेम करेंगे हम, 5 साल इसका डिडक्शन क्लेम करेंगे। अब हर साल इसका 20-20 हज़ार क्लेम करेंगे अपन, डिडक्शन 20-20 हज़ार क्लेम करेंगे। अब क्या हुआ समझो, 24-25 में मोहित नाम का एम्प्लॉय अपना 24-25 में मोहित नाम का एम्प्लॉय अपना रिटायर हो गया, उसको दे दिए हमने 2 लाख रुपए, उसको दे दिए हमने 2 लाख रुपए। अब ये जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है वो स्कीम के हिसाब से इनको पैसे मिलते हैं, हर एक के केस में, अलग अलग केस में वैसे वैसे पैसे मिलते हैं। अब समझो इसको 2 लाख रुपए मिलने वाले, 2 लाख रुपए मिलने वाले, तो इसका भी हम डिडक्शन क्लेम करेंगे, 5 साल में डिडक्शन क्लेम करेंगे। अब 5 साल में डिडक्शन करने के लिए अपने को 2 लाख से पहले अपने को 5 साल में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 लाख डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 40,000 अपन 5 साल में क्लेम कर लेंगे, 5 साल में हम 40,000 क्लेम कर लेंगे। अब मेरी बात समझो, 23-24 में गोलू रिटायर हो गया था, 23-24 में वीआरएस ले लिया था गोलू ने। अब 23-24 का खर्चा अपने को 5 साल लेना पड़ेगा, तो 23-24 में हमने 5 साल के लिए जो 20,000 है वो 5 साल चालू हो गया 23-24 में, तो 20,000 का खर्चा हमने 23-24 में ले लिया, ये तो 1 साल हो गया। अब 24-25 में 20,000 फिर से आएगा, क्योंकि 5 साल लेना है अपने को, 20,000 फिर से आएगा, 5 साल लेना है अपने को, तो ये मोहित का फर्स्ट ईयर आ जाएगा और गोलू का सेकंड ईयर आ जाएगा, तो इसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। अब थर्ड ईयर में 25-26 में कोई अलग एम्प्लॉय, समझो धीरज नाम का एम्प्लॉय समझो वो रिटायर हो गया और उसको हमने दे दिए 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का वीआरएस मिल गया उसको, 1.5 लाख रुपए का वीआरएस मिल गया, तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 5 करो, तो मतलब 30,000 रुपए हर साल इसको डिडक्शन लेना, 5 साल डिडक्शन ले सकते हैं 30,000 का हर साल मतलब 5 साल, आगे के 5 साल हम 30,000 का डिडक्शन ले सकते हैं, 5 साल के लिए हम 30,000 हर साल में डिडक्शन ले सकते हैं। तो अब 25-26 में ये 30,000 आ जाएगा, उसके साथ ही मोहित का 40,000 और जो गोलू है उसका 20,000 अपने को ये लेना पड़ेगा, क्योंकि गोलू का 5 साल लेना है, तो ये इसका थर्ड ईयर हो गया, मोहित का ये सेकंड ईयर हो गया, और जो धीरज है उसका ये फर्स्ट ईयर ही रहेगा, जो है धीरज है उसका फर्स्ट ईयर रहेगा। तो हम जो 25-26 में तो अपन यहाँ पे 30,000 प्लस 40,000 मतलब 70 और 80-90 हज़ार का यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। तो अगर क्वेश्चन में आ गया कि अगर कोई एम्प्लॉई वो 21-22 में रिटायर हो गया है, 21-22 में उसने वीआरएस ले लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर उसको पैसा मिल गया है, तो अपने को 5 साल डिडक्शन लेना पड़ेगा। तो वो याद रखने का कि 23-24 में उसका 5 साल लेना पड़ेगा, तब से 5 साल लेना पड़ेगा। तो अगर 21-22 में अगर रिटायर हो गया हो, 21-22 में फर्स्ट ईयर हो गया, 22-23 में सेकंड ईयर, 23-24 में थर्ड ईयर आएगा, तो 23-24 में भी अपने को यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल अपने को डिडक्शन मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये बात याद रखो कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉय रहा जो 1-2 साल में, पिछले 1-2 साल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर 5 साल से पहले अगर क्वेश्चन का कोई एम्प्लॉय रिटायर हो गया तो उसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा, 5 साल अपने को यहाँ पे इसका डिडक्शन मिलने वाला है। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, सेक्शन नंबर 35D असेसी कौन है? ऑल असेसी, कोई भी असेसी रहा उसने अगर पैसे दिया होगा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर कोई भी एम्प्लॉय को, तो उसको 5 साल के लिए उसका डिडक्शन मिल जाएगा। असेसी है उसने एक्सपेंडिचर इनकर करना चाहिए पीवाई में इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट टू एनी एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर कोई भी पैसा उसने अगर दिया होगा तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। अब ये डिडक्शन कितना मिलेगा? तो 5 साल में 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इन 5 ईयर्स फ्रॉम द पीवाई, मतलब प्रीवियस ईयर से अपने को 5 साल लिखने पड़ेंगे और उसको अपने को डिडक्शन मतलब तोड़ के 5 साल अपन इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब मेरी एक बात समझो, जो 35D था अपना, 35D कौन सा था अपना? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और 35DDA कौन सा है अपना? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। डी और DDA ये जो 2 सेक्शन है इसमें अपने को 5 साल बेनिफिट मिलने वाला है, 5 साल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का भी 5 साल बेनिफिट मिलने वाला है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का भी अपने को 5 साल बेनिफिट मिलने वाला है। अब ये क्या हुआ, जो बिजनेस है अपना वो हमने किसको ट्रांसफर कर दिया? अमोर्टाइज हो गया, सॉरी अमलगमेंट हो गया या फिर डीमर्ज हो गया, किसी बिजनेस के साथ डीमर्ज हो गया या फिर अमलगमेंट हो गया।
अमलगमेट या डीमर्ज हो गया, तो ये जो बिजनेस है, अब ये बिजनेस तो नहीं रहा, पर ये जो डिडक्शन है, क्या ये जो जिसके साथ हम अमलगमेट हो गए हैं, जिसके साथ हम अमलगमेट हो गए, तो वो इसका डिडक्शन क्लेम कर सकता है क्या? समझो एसके लिमिटेड है, एसके लिमिटेड आगे के 2 साल में कोई रिलायंस इंडस्ट्री या फिर टाटा इंडस्ट्री के साथ यहाँ मर्ज हो गया, टाटा इंडस्ट्री के साथ जिसका अमलगमेशन हो गया, तो टाटा इंडस्ट्री क्या इसका डिडक्शन ले सकती है क्या? तो आंसर है यस। जो भी ईयर रिमेनिंग बचे हैं, मतलब 5 साल है आगे के, थर्ड ईयर में इसको टाटा इंडस्ट्री ने अमलगमेट हो गया टाटा इंडस्ट्री के साथ, तो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, तो यहाँ पे ये 3 ईयर का बेनिफिट टाटा इंडस्ट्री ने ये सेक्शन के थ्रू यहाँ पे ले सकते हैं, तो अमलगमेट हुआ या फिर डीमर्जर हुआ, अमलगमेट हुआ या फिर डीमर्जर हुआ, जो अमलगमेटेड कंपनी या फिर रिजल्टेंट कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी या फिर रिजल्टेंट कंपनी ये डिडक्शन ले सकती है, ये डिडक्शन क्लेम कर सकती है। सेक्शन समझ में आया क्या? चलो अब बात करते हैं अदर डिडक्शन है यार अपना सेक्शन नंबर 36। सेक्शन नंबर 36 में अदर डिडक्शन देके रखे, लंबी लिस्ट देके रखी है, लिस्ट ऐसे भी जो अपने सिलेबस में नहीं, ना इंटर में ना फाइनल में, तो अपने को छोड़ देना है। जो लिस्ट अपने को सिलेबस में देके रखी उतना ही कवर करना है। जो अगर कंपनी एक्ट पढ़ रहे होंगे आप इंटर का, तो कंपनी एक्ट के लगभग सारे सेक्शन कवर कर रखे। पर इनकम टैक्स कैसा है, इनकम टैक्स के सारे जो प्रोविजन है वो सारे बिजनेस को एप्लीकेबल नहीं होंगे। कोई प्रोविजन ऐसे होंगे जो ऑयल इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है, कोई ऐसे सेक्शन है जो आपको फाइनल में पढ़ने को मिलेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है। तो ऐसे कुछ प्रोविजन है जो अपने को स्पेसिफिक बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, तो अपने वो सिलेबस में नहीं, वो अपने को अलग से पढ़ने पड़ेंगे अगर कोई कंपनी के रिलेटेड केस आए उस केस में। पर जो बिजनेस जो सेक्शन सारे बिजनेस को, सारे एसएससी को एप्लीकेबल है, तो वैसे सेक्शन अपने सिलेबस में देके रखे, वैसे सेक्शन अपने को मिलते हैं अपने सिलेबस में, और क्वेश्चन भी वैसे ड्राफ्ट किए जाते पर्टिकुलरली। मतलब देखो जो भी अपने स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट देके रखी, तो इसमें कोई भी बिजनेस इन्वॉल्व हो सकता है, कोई भी बिजनेस इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, तो वैसे अपने को सेक्शन एग्जाम में देके रखे हैं। तो देखो सेक्शन नंबर 36, अब सेक्शन नंबर 36 में भी बहुत लंबी लिस्ट देकर रखी अदर डिडक्शन की। तो अदर डिडक्शन में भी ऐसे कुछ सेक्शन लगेंगे आपको, क्या आपको बेयर एक्ट में मिल जाएंगे, इनकम टैक्स में मिल जाएंगे, पर अपने सिलेबस में नहीं, अपने सिलेबस में नहीं तो अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्पेसिफिक कोई इंडस्ट्री के लिए कोई कंपनी को मिल जाएगा। तो देखो सेक्शन नंबर 36 कौन सा है अपना? अदर डिडक्शन। अब जो डिडक्शन हमने पढ़ लिया, तो उस डिडक्शन का जो है वो डिडक्शन हम उसी सेक्शन में क्लेम करेंगे। वो जो डिडक्शन है, समझो साइंटिफिक रिसर्च है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, डिप्रिसिएशन है, रेंट रेट टैक्सेस है, बिल्डिंग के रिलेटेड, प्लांट एंड मशीनरी के रिलेटेड, ये जो डिडक्शन है वो हम पर्टिकुलर सेक्शन में क्लेम करेंगे। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे खर्चे अब वो अलाउड तो नहीं किए गए अब तक के सेक्शन में, तो वो इस सेक्शन में अलाउ किए गए, जो जनरली हर एक बिजनेस को लगेंगे। वो खर्चे हमको सेक्शन नंबर 36 में और सेक्शन नंबर 37 में आपको मिल जाएंगे। सेक्शन नंबर 36 और सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 तो ऐसा है कि आपने को जो भी खर्चे बिजनेस के रिलेटेड है, लीगल है, वो अपना वहां पे उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो सेक्शन नंबर 36 लेते पहले, उसके बाद में सेक्शन नंबर 37 पे हम चले जाएंगे। तो सेक्शन नंबर 36 वन क्लॉजेस याद रखने की जरूरत नहीं, तो हम सेक्शन नंबर 36 ही पढ़ेंगे डायरेक्ट। सेक्शन नंबर 36(1), तो देखो प्रीमियम पेड ऑन इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक जो हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर कौन सा पढ़ा था? प्लांट एंड मशीनरी का पढ़ा था या फिर बिल्डिंग का पढ़ा था? तो बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का हमने उधर पढ़ लिया था। पर उसके अलावा हम स्टॉक का इंश्योरेंस ले रहे हैं। अब जो बड़ी बड़ी गाड़ी के शोरूम्स होते हैं, उनका जो गाड़ी, अब कोई फरारी का शोरूम लगा के रखा होगा, ऑडी मर्सिडीज का शोरूम लगा के रखा होगा, तो ये स्टॉक का इंश्योरेंस लेंगे। हाँ भाई इतनी महंगी गाड़ी है तो ये स्टॉक का इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो स्टॉक के इंश्योरेंस है, या फिर ज्वेलरी गोल्ड रहेंगे, डायमंड रहेंगे उसकी दुकान में, तो इसका स्टॉक इन ट्रेड हो गया। तो स्टॉक के रिलेटेड जो भी इंश्योरेंस उसने लेके रखा है, उसका प्रीमियम उसने पेड किया, तो उसका डिडक्शन उसको मिल जाएगा। तो सेक्शन नंबर 36(1), जो प्रीमियम पेड ऑन इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक और स्टोर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो अपने को इसका डिडक्शन मिल जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट सेक्शन, तो हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय। तो बिजनेस में अपने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और एम्प्लॉय की हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम हम पे कर रहे हैं। मतलब मेरा एम्प्लॉय का जो हेल्थ एंड इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो मैं पे कर रहा हूं। मतलब जो अपनी इंडस्ट्री, जो कंपनी, वो असेसी उसके एम्प्लॉय का उसका हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस रहा, तो वो 80 सीरीज में पढ़ लेंगे आप, क्योंकि वो उसका है, तो उसका डिडक्शन हम अलग से क्लेम कर लेंगे। पर उसके बिजनेस में
में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके बिजनेस में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसका हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस उसने किया होगा और उसका प्रीमियम वो पे कर रहा होगा, तो उसका डिडक्शन उसको मिल जाएगा। पर कंडीशन ये है कि उसको अदर देन कैश में पे करना है, अदर देन कैश में पे करना है। अब यहाँ पे अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस की कंडीशन है क्या? नहीं, बस यहाँ पे अदर देन कैश होना चाहिए, या फिर चेक हो सकता है, हाँ, ऑर्डर चेक, बेरर चेक, अकाउंट पे चेक, कोई भी चेक हो सकता है। अब अदर देन कैश ही होना है यहाँ पे, अदर देन कैश रहा तो उसका यहाँ पे एसएससी को डिडक्शन मिल जाएगा। तो हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम रहा जो एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय का हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एसएससी ने पे कर दिया होगा, एसएससी ने उसका प्रीमियम पे कर दिया होगा, तो उसका डिडक्शन इसको मिल जाएगा। कंडीशन एक ही है कि ये अदर देन कैश होना, कंडीशन एक ही है कि ये अदर देन कैश होना। उसके बाद इजी है, मतलब जो इजी है तो वहां पे आपने को टाइम देने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मतलब सेक्शन का, बोनस और कमीशन। बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय इज अलाउड एज डिडक्शन बट सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 43 भी। सेक्शन नंबर 43 हम बाद में पढ़ेंगे, तो आपको समझ में जाएगा कि ये सेक्शन नंबर 43 जब आप रिवाइज करोगे तब आपको सेक्शन नंबर 43 का बहुत बार रेफरेंस मिलेगा आपको, तो सेक्शन नंबर 43 के बाद आपको समझ में आ जाएंगे कि ये क्या होता है सेक्शन नंबर 43। तो आप भी दिमाग में लगाओ, बस इतना याद रखो कि बोनस और कमीशन, जो बोनस मिल रहा है, जो कमीशन हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं, बोनस और कमीशन जो एम्प्लॉय को दे रहे हैं, उसका डिडक्शन अपने को मिल जाएगा, उसका डिडक्शन अपने को मिल जाएगा, उसका डिडक्शन अपने को मिल जाएगा। अब बोनस एक्ट होता है, अगर बोनस एक्ट में जो प्रोविजन देके रखी, अगर 1 महीने का बोनस मिलेगा, 2 महीने का बोनस मिलेगा और उससे ज्यादा बोनस मिलेगा, जो भी प्रोविजन देके रखी, उससे अगर ज्यादा बोनस देके रखा है, उससे ज्यादा कमीशन देके रखा है, बोनस या कमीशन उससे ज्यादा देके रखा है, कोई भी एक्ट में अगर कोई भी ऐसे मेंशन किया होगा कि इतना ही बोनस देना चाहिए, इतना ही कमीशन देना चाहिए, या फिर उससे ज्यादा बोनस कमीशन दे दिया, तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा क्या? तो आंसर है यस। बोनस और कमीशन जितना भी दिया एसएससी ने, उसके एम्प्लॉय को कितना भी बोनस दो, कितना भी कमीशन दो, उसका डिडक्शन उसको मिल जाएगा, उसका डिडक्शन उसको मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 43B। 43B की आपको कंडीशन जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। पर बोनस और कमीशन एम्प्लॉय को अगर दिया, एम्प्लॉय को दिया तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। पर एक बात याद रखो यहाँ पे, जो बोनस और कमीशन है, जो बोनस और कमीशन है, प्रोवाइडेड नॉट पेड एज प्रॉफिट और डिविडेंड, प्रोवाइडेड नॉट पेड एज प्रॉफिट और डिविडेंड, प्रोवाइडेड नॉट पेड एज प्रॉफिट और डिविडेंड। मतलब ये जो बोनस दे रहे, ये जो कमीशन दे रहे, वो अपन बोनस या कमीशन के ही थ्रू देंगे, बोनस या कमीशन के ही थ्रू देंगे, प्रॉफिट और डिविडेंड के थ्रू नहीं देंगे। मतलब हम डिविडेंड डिविडेंड दे रहे हैं और उसको बोल देंगे ये बोनस ले ले, ऐसा नहीं चलेंगे। या कोई प्रॉफिट रहा अपना, प्रॉफिट में से उसको बोनस दे रहे हैं, तो ये जो प्रॉफिट है अपना, ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट में से हम उसको बोनस दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेंगे। ये प्रॉफिट है अपना और ये डिविडेंड है, डिविडेंड और प्रॉफिट के मतलब हम बस उसको ऐसा ट्रीट करें तो बोनस दे रहे हैं, पर एक्चुअली में देखा जाए कि हम तो यहाँ पे प्रॉफिट दे रहे हैं या फिर डिविडेंड दे रहे हैं, प्रॉफिट या डिविडेंड दे रहे होंगे तो इसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर वो उसका नेचर इंटेंशन ऐसा है कि अपने को यहाँ पे बोनस ही देना है या फिर कमीशन ही देना है। अब एसएससी का इंटेंशन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि वो प्रॉफिट के थ्रू दे रहा है या फिर डिविडेंड के थ्रू रूप में उसको दे रहे हैं। तो अपने को देखना पड़ेगा कि ये बोनस और कमीशन प्रॉपरली प्योर बोनस और कमीशन ही है या फिर प्रॉफिट और डिविडेंड का नेचर का है, प्रॉफिट और डिविडेंड का नेचर का है। तो प्रॉफिट और डिविडेंड का अगर नेचर रहा तो यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर वो प्योर दे रहा है कि बोनस दे रहा है या फिर कमीशन दे रहा है। दिवाली आएंगे तो दिवाली का बोनस देगा, दिवाली का कमीशन देगा, तो ये नॉर्मल है, तो इसका डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, उसका डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब मैंने जब एक्चुअल कॉस्ट पढ़ा था, हमने एक्चुअल कॉस्ट जब पढ़ा था, डिप्रिसिएशन पढ़ रहे थे हम, तब एक्चुअल कॉस्ट पढ़ा था। तो वहां पे हमने जब परचेज किया एसेट तो उसका एक्चुअल कॉस्ट प्लस वहां पे कुछ एक्सपेंसेस हमने ऐड किए थे। वहां पे मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जब तक वो एसेट पुट टू यूज नहीं होता तब तक अपने को वो जो एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वो पुट टू यूज नहीं होता एसेट, तब तक कि अपने को इंटरेस्ट अपन कैपिटलाइज कर सकते हैं, अपन वो एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब पुट टू यूज हो गया एसेट, पुट टू यूज हो गया, पर पुट टू यूज होने के बाद भी हम कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पुट टू यूज होने के बाद भी हम कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसका डिडक्शन मिलेगा, उसका भी अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। उसका डिडक्शन बस अपने को वहां पे एक्चुअल कॉस्ट में नहीं तो अपने को P&L में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्चुअल कॉस्ट में ऐड हो गया तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा। उसके बाद का जो भी खर्चा है, उसका बाद का जो भी खर्चा है वो अपने P&L में चला जाएगा, और P&L में चला गया तो अपने को यहाँ पे अपने उसको डिडक्शन क्लेम करना पड़ेगा, उसको अपन
एक्सपेंस बोल के ट्रीट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, या फिर कोई अदर असेट के लिए या कोई और पर्पस के लिए हमने लोन लेके रखा है तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं तो उसका भी अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। चलो अब आप पढ़ लेते। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, तो डेप्रिसिएबल एसेट रहा, तो डेप्रिसिएबल एसेट रहा तो इंटरेस्ट अप टू पुट टू यूज, अप टू पुट टू यूज तक अपन एक्चुअल कॉस्ट में उसको ऐड कर देंगे, एक्चुअल कॉस्ट में उसको ऐड कर देंगे। पर इंटरेस्ट आफ्टर पुट टू यूज तो अलाउड अंडर सेक्शन 36 हो जाएंगे, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B पढ़ेंगे। तो अपन पुट टू यूज होने के बाद उसका डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, पुट टू यूज होने के बाद उसका डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। तो अपन उसका डिडक्शन कहाँ पे क्लेम करेंगे, सेक्शन नंबर 36 में उसका डिडक्शन हम क्लेम कर लेंगे, सेक्शन नंबर 36। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का भी अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में अदर केस, अदर कोई भी डिडक्शन था अलाउ हो जाएगा, उसका भी डिडक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 43, मतलब कोई भी और पर्पस के लिए हमने लोन लिया तो इसका जो इंटरेस्ट है वो अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में पर्सनल लोन रहा, पर्सनल लोन रहा तो ये बिजनेस और प्रोफेशन के रिलेटेड नहीं है। पर्सनल लोन है, अपना पर्सनल लोन है तो बिजनेस और प्रोफेशन के रिलेटेड नहीं है, बिजनेस और प्रोफेशन के रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे जो पर्सनल लोन के ऊपर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, पर्सनल लोन के ऊपर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है उसका अपने को यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो कोई भी पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पर्सनल लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और उसका डिडक्शन हम बिजनेस में ले रहे हैं, उसका डिडक्शन हम उसको एज एक्सपेंस हम बिजनेस में ट्रीट कर रहे हैं। तो यार ये तो बहुत गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं भाई तू, जो पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन के इंटरेस्ट का खर्चा तुम बिजनेस में लेके आ रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। तो उसका डिडक्शन अपने को यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, यहाँ पे अपने को यहाँ पे उसका डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड मतलब अपने को कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई भी उसको इनकम नहीं मिलेगा। मतलब बॉन्ड हमने परचेस कर लिया, बॉन्ड परचेस करने का जो भी उसका इनकम होता है, डिविडेंड इंटरेस्ट जो भी इनकम होगा उससे रिलेटेड, तो अपने को यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो बॉन्ड के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए इसका नाम है जीरो कूपन बॉन्ड। मैंने कैपिटल गेन में आपको एक्सप्लेन करके दिया है अच्छे से, फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब क्या होता है, इसके ऊपर अपने को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब जीरो कूपन बॉन्ड का जो डिस्काउंट होता है, जो डिस्काउंट होता है इसको हम प्रो राटा बेसिस पे इसका डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। पीरियड कब तक लेंगे इसका डिडक्शन, तो जब तक ये बॉन्ड की लाइफ है, जितने साल ये बॉन्ड की लाइफ है उस साल अपने को यहाँ पे उसका डिडक्शन मिल जाएगा, उतने साल अपने को इसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो जैसे हम 5 साल करते थे वॉलंटरी रिटायरमेंट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में, वैसे अपने को बॉन्ड का देखना पड़ेगा कि बॉन्ड की लाइफ कितने साल, बॉन्ड की लाइफ जितने साल है उतने साल इसका डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब अगर 20 साल के बॉन्ड है, डिस्काउंट है अपना, डिस्काउंट किया अपने 20 साल के बॉन्ड है तो अपने को जो डिस्काउंट का अमाउंट है, डिस्काउंट के अमाउंट को 20 से डिवाइड कर दो और 20 साल उसका डिडक्शन क्लेम कर लो। अब जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, तो देखो जीरो कूपन बॉन्ड है। अब 1/4/2023 को मैंने एक बॉन्ड इश्यू कर लिया, बॉन्ड है अपना जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड है अपना तो जीरो इंटरेस्ट, अपने को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, समझो ये 5 साल बाद, ये 5 साल बाद ये रिडीम हो जाएगा, इसका लाइफ खत्म हो जाएगा। तो 5 साल बाद मतलब 23, 24, 25, 26, 27, 28 मतलब 1/4 मतलब 31 ले लेते, 28 तक इसका लाइफ है, 28 तक इसका लाइफ है। तो 28 तक अपने को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पर इसका लाइफ जब खत्म हो जाएगा, इसका लाइफ जब खत्म हो जाएंगे, ये रिडीम हो जाएगा बॉन्ड, तब अपने को ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब जो जीरो कूपन बॉन्ड इशू हो रहा है, जीरो कूपन बॉन्ड इशू हो रहा है, समझो 600 रुपए में इशू कर रहे हैं, 600 रुपए में इशू कर रहे हैं और 5 साल बाद अपने को 1000 रुपए मिल जाएंगे, 5 साल बाद अपने को 1000 रुपए मिल जाएंगे। तो अभी कितने में इशू हो रहा है, 600 रुपए में, और 5 साल बाद अपने को कितने मिल रहे हैं, 1000 रुपए। अपन यहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड अपना तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है अपन इंटरेस्ट जो है डिस्काउंट पे इशू हो रहा है बॉन्ड, जो बॉन्ड है डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, 400 रुपए के यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू हो रहा है बॉन्ड। तो 400 रुपए का जो एक्सपेंडिचर है, 400 रुपए का जो खर्चा है वो अपने को अलाउ करना पड़ेगा, वो अपना खर्चा है। तो ये अलाउ करते समय अपने को यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाय 5 अपने को इसका डिडक्शन मिल जाएगा 5 साल के लिए। मतलब 5 साल मतलब यहाँ पे जितने भी साल रहो, समझो 10 साल रहो, समझो 10 साल ले लेते हैं, वो 5 साल वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की वजह से। तो यहाँ पे देखो समझो 10 साल की लाइफ है, तो ये 23, 30, 33 हो जाएगा।
तो देखो 10 साल में तो हर साल अपने 40 रुपए का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। हर साल अपने को 40 रुपए का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। जितने साल वो बॉन्ड की लाइफ है, जितने साल वो बॉन्ड की लाइफ है, उतने साल अपने को इसका डिडक्शन मिल जाएगा, उतने साल अपने को इसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, प्रो राटा बेसिस पे। प्रो राटा मतलब जितने साल लाइफ है, जितने साल लाइफ है उतने साल इसका डिडक्शन मिल जाएगा। अब आप ये पूछोगे, अरे पूछो भाई, डाउट पूछना अच्छी बात होती है। अब देखो इसकी लाइफ है ना 6 मंथ की है, 6 मंथ के लिए हमने बॉन्ड इशू किया है, 6 मंथ के लिए हमने बॉन्ड इशू किया है। समझो ये बॉन्ड इशू हुआ है 14 फेब को ये बॉन्ड इशू हुआ है 2024 में, और ये 6 महीने में, 6 महीने मतलब फेब, मार्च, अप्रैल में, चलो 9 महीने का, अच्छी बात होगी ना। समझदार को इशारा काफी। 9 महीने मतलब चिल्ड्रंस डे के दिन, चिल्ड्रंस डे के मंथ में अपना मतलब फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अपने को ये बॉन्ड रिडीम करना पड़ेगा। ये बॉन्ड पूरा इसका लाइफ खत्म हो जाएगा। तो देखो 14 फेब के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन आपने को ये बॉन्ड इशू कर दिए, और नवंबर में चिल्ड्रंस डे के दिन ये बॉन्ड इसका लाइफ खत्म हो जाएगा। ये बॉन्ड इसका लाइफ खत्म हो जाएगा। तो वैलेंटाइन डे के दिन और चिल्ड्रंस डे अपना 9 महीने का पीरियड है। अब यहाँ पे समझो यही बॉन्ड है, समझो 400 में गया है, सॉरी 600 में गया है, और ये इधर अपने को 1000 रुपए मिल जाएंगे, यहाँ पे अपने को 1000 रुपए मिल जाएंगे। अब ये जो 400, तो यहाँ पे देखो 14 फेब और मार्च अपने को 2 ही मंथ आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 14 फेब है, तो अपने को यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर 15 से अगर ज्यादा है तो मतलब 15 से अगर ज्यादा इशू है, मतलब 15 दिन से अगर ज्यादा दिन है तो यहाँ पे अपने को पूरा मंथ लेना पड़ेगा। और 15 दिन से अगर कम है तो अपने को उसका हाफ, मतलब उसका यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं आएगा, मतलब एक ही आएगा। तो यहाँ पे 14 फेब है अपना, तो यहाँ पे अपने को 28 डिवाइडेड बाय 4 मतलब हाफ आ जाएगा। तो हाफ मतलब अपन 2 महीने का यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करेंगे। इतना डीप में नहीं पूछेंगे, मंथली पूछेंगे अगर पूछा भी रहा अपने को क्वेश्चन में। तो पर आप 15 डेज का आप याद रख सकते हो कि अगर 15 डेज से अगर ज्यादा रहा अपना इशू होके, 15 डेज से अगर ज्यादा हुआ होगा तो अपन वो पूरे मंथ का ले लेंगे। पर 15 डेज से अगर कम रहा, मतलब समझो अगस्त मंथ है और उसमें हमने 2025 को इशू कर लिया, तो अगस्त मंथ का हम डिडक्शन नहीं लेंगे, सितंबर से हम चालू कर लेंगे उसका डिडक्शन देना। तो देखो 9 मंथ में आपने को इसका डिडक्शन लेना पड़ेगा। तो 400 डिवाइड बाय 9 कितना आ जाएगा, 400 डिवाइड बाय 9। तो हर महीने अपन 44.44 का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएंगे, 44.44 का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अपना ईयर एंड हो जाएगा 23 को, ईयर एंड हो जाएगा यहाँ पे मार्च 23 को, यहाँ पे डिडक्शन अपना ईयर खत्म हो जाएगा मार्च 23 को। सॉरी पिछला प्रीवियस ईयर ले लिया मैंने, 23-24 का पर एग्जांपल समझ लो। अब मार्च 23 को अपना ईयर खत्म हो जाएगा। तो मार्च 23 में हम इसका डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। तो डिडक्शन क्लेम करते समय हम फेब का 44 लेंगे और मार्च का 44 लेंगे, फेब का 44 लेंगे और मार्च का 44 लेंगे। तो ऐसे यहाँ पे मंथ वाइज अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मंथ में लाइफ रही तो अपने को मंथ वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर अगर पूरा ईयर का ही देख रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी यहाँ पे। तो बस अपने को मंथ वाइज चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि कैसे डिडक्शन क्लेम हो रहा है। तो देखो 0 कूपन बॉन्ड है, अपने 0 कूपन बॉन्ड के ऊपर हम प्रो राटा बेसिस पे जो डिस्काउंट है उसके ऊपर प्रो राटा बेसिस पे हम यहाँ पे डिडक्शन अपने को मिल जाएगा। कितने साल के लिए, जैसी लाइफ है, जो बॉन्ड की लाइफ है उतने साल के लिए अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, उतने साल के लिए अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद का हमारा सेक्शन है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट और अदर फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और अदर फंड फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज, फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए हमने कोई खर्चा किया है, मतलब एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए हमने कोई खर्चा किया है, एसएसी ने कोई खर्चा किया है, तो उसका इसको डिडक्शन मिल जाएगा उसका 36 में, सेक्शन नंबर 36(1) में इसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो देखो जितने भी अप्रूव्ड है, जितने भी स्टैट्यूटरी है, अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज है, स्टैट्यूटरी है, अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज है, स्टैट्यूटरी अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रहो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड रहो,
अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड रहो, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड रहो, या फिर एनी अदर फंड एज पर लॉ रहो, इसका हमको पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 43B। तो इसका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड और एनी फंड एज पर लॉ, एनी फंड एज पर लॉ। तो यहाँ पे देखो रिकॉग्नाइज है, अप्रूव्ड है और स्टैट्यूटरी और एज पर लॉ है। पर अगर अनअप्रूव्ड रहा, अनरिकॉग्नाइज रहा तो उसका यहाँ पे अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका अपने को यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो देखो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी और एनी अदर फंड। तो एनी अदर फंड मतलब लॉ के हिसाब से नहीं है अपने, तो उसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे असेसी खर्चा कर रहे हैं, मतलब असेसी उसके एम्प्लॉय के लिए, असेसी उसके एम्प्लॉय के लिए खर्चा कर रहे हैं, असेसी उसके एम्प्लॉय के लिए खर्चा कर रहा है। और खर्चा कहाँ पे कर रहा है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड और एनी फंड रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, एनी फंड अप्रूव्ड बाय लॉ, एनी फंड एज पर लॉ। तो लॉ के हिसाब से कोई भी खर्चा किया स्टैट्यूटरी फंड, रिकॉग्नाइज और अप्रूव्ड फंड में, तो उसका डिडक्शन असेसी को मिल जाएगा, असेसी को मिल जाएगा। पर ये अनरिकॉग्नाइज रहा, अनअप्रूव्ड रहा, तो उसका डिडक्शन यहाँ पे हम नहीं ले सकते, असेसी यहाँ पे उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है। समझ में आया? तो देखो असेसी कोई खर्चा कर रहा है तो आ जाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन में देखो, नेक्स्ट सेक्शन में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम में जो रेफर्ड है 80 CCD अपन डिडक्शन में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे भी एक लिस्ट देके रखिए, वहां पे कौन से पेंशन स्कीम रेफर्ड करके दिए हैं। तो देखो एम्प्लॉय यहाँ पे खर्चा कर रहा है, प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन अपने को 36(1) जो क्लॉज है उसके हिसाब से 4(5) के हिसाब से अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है पेंशन स्कीम में, पेंशन स्कीम में कैलकुलेशन कर रहा है, पेंशन स्कीम में अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, पेंशन स्कीम में अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, पेंशन स्कीम में अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ बेसिक प्लस डी वाला सैलरी, बेसिक प्लस डी मतलब डियरनेस अलाउंस अपने को लेना पड़ेगा। डियरनेस अलाउंस क्या होता है वो सैलरी में पढ़ेंगे हम। डियरनेस अलाउंस मतलब ऐसा होता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता वैसे वैसे सैलरी में कुछ अमाउंट आती जाती है अपने डियरनेस अलाउंस की बेसिस पे, उसको डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। तो जब भी हम सैलरी स्लिप देखेंगे उसमें बेसिक रहता है, डियरनेस अलाउंस रहता है, जो इन्फ्लेशन की रेट पे बेसिस पे हमारा बढ़ते जाता है डियरनेस अलाउंस। तो देखो एक्चुअल सैलरी और 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। और यहाँ पे अपने को सैलरी लेना है बेसिक प्लस डी वाला, सैलरी लेना है बेसिक प्लस डी, डी मतलब डियरनेस अलाउंस। तो एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन और 10% एज सैलरी, विच एवर इज लोअर का अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। अब देखो ऊपर क्या है अपना प्रोविडेंट फंड, ऊपर क्या है अपना प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, उसका वहां पे डिडक्शन मिल जाएगा। पर अगर पेंशन स्कीम है, अगर पेंशन स्कीम है, अगर पेंशन स्कीम है, पेंशन स्कीम है, तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ 10% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब बेसिक प्लस डी लेना पड़ेगा, विच इज लोअर का अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आया? प्रोविडेंट फंड रहा तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अगर पेंशन स्कीम रहा, पेंशन स्कीम में अपने को देखना पड़ेगा 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच इज कंट्रीब्यूशन विच इज लोअर लेना पड़ेगा, और लोअर का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, लोअर का अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, यहाँ पे भी कौन खर्चा कर रहा है, एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है। एम्प्लॉयर अपने असेसी के लिए, मतलब मैं असेसी हूँ, मैं इनकम टैक्स रिटर्न पे करने वाला हूँ, मेरा पीजीपीपी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैं अपने एम्प्लॉय के लिए खर्चा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा। पर यहाँ पे अब देखो एम्प्लॉय खुद होके मेरे को बोल रहा है, एम्प्लॉय खुद होके यहाँ पे मेरे को बोल रहा है, या फिर मैं एम्प्लॉय की जो सैलरी उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के रखता हूँ बाजू, उसका कुछ अमाउंट निकाल के रखता हूँ बाजू, और उसको बोलता है देख तू तो इन्वेस्ट करने वाला है, तू इन्वेस्ट कर रहा है, उससे अच्छा मैं इन्वेस्ट करके रखता हूँ। तो यहाँ पे एम्प्लॉय इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर को पैसा दे रहा है, मतलब मैं असेसी हूँ तो मैं उसके बिहाफ पे कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय के बिहाफ पे कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, एम्प्लॉय के बिहाफ पे कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। ऊपर तो मैं ही कंट्रीब्यूशन कर रहा था प्रोविडेंट फंड में, मैं खुद से उसके लिए पैसा जमा कर रहा था,
यहाँ पे पेंशन स्कीम में मैं खुद से उसके लिए पैसा जमा कर रहा था, पर यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, तू इन्वेस्ट कर रहा है ना, तेरे को मैं समझो 100 रुपए, तो 10 रुपए मैं तेरे को कम दूंगा, 90 रुपए दूंगा, 90 रुपीज तेरे को दिया तो 10 रुपए मेरे पास है, तो 10 रुपए इनडायरेक्टली मेरे को एम्प्लॉय ने दिए, और एम्प्लॉय ने ये जो 10 रुपए दिए वो मेरे को इन्वेस्ट करने के लिए दिए, वो उसके फ्यूचर के प्लानिंग के लिए दिए। तो यहाँ पे 10 रुपए दे रहा है मेरे को, और 10 रुपए मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा, 10 रुपए मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड बाय द असेसी, बाय असेसी मतलब कौन है, अपना एम्प्लॉयर, जो असेसी जो एम्प्लॉय के लिए, एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉइज, एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय ने उसको पैसे दिए और वो बोल रहा है अब तू इन्वेस्ट कर। एम्प्लॉयर को मैं बोल रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय कहीं पे, तो मैं अपने एम्प्लॉयर को बोल रहा हूँ तेरे को इन्वेस्ट करना है, तू इन्वेस्ट कर मेरे लिए। तो वहां पे टूवर्ड्स द वेलफेयर फंड टू बी अलाउड एज डिडक्शन, कोई भी वेलफेयर फंड के लिए अलाउड कर रहे हैं, only if such amount is credited मतलब वो फंड में इन्वेस्ट हो जाना चाहिए पैसा, कब तक बिफोर ड्यू डेट ऑफ द वेलफेयर फंड, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द वेलफेयर फंड, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द वेलफेयर फंड। ध्यान से सुनो, बिफोर ड्यू डेट ऑफ द वेलफेयर फंड, यहाँ पे रिटर्न की ड्यू डेट नहीं है, 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 यहाँ पे अपने को वेलफेयर फंड की ड्यू डेट देखनी पड़ेगी, वेलफेयर फंड की ड्यू डेट यहाँ पे अपने को देखनी पड़ेगी। वेलफेयर फंड की ड्यू डेट यहाँ पे देख के देनी है। अब वेलफेयर फंड में क्या आता है, पीएफ आता है, सुपर एन्युएशन फंड आता है, ये भी ईएसआई भी आता है, और जो पीएफ है, जो पीएफ की अपने को डेट देके रखी है, पीएफ की अपने को डेट देके रखी है, उसका पीएफ का डेट है अपना 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक अपने को पीएफ का पैसा जमा करके रखना पड़ेगा, पीएफ का। तो वेलफेयर में कौन सा आता है, तो पीएफ आता है, सुपर एन्युएशन फंड आता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस आता है, ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। पर जो पीएफ है, पीएफ का अपने को याद रखना पड़ेगा, पीएफ का अपने को अमाउंट कब तक इन्वेस्ट करना है, 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक अगर इन्वेस्ट कर दिया, 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक हमने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 31 मार्च का अगर कोई भी खर्चा है, मार्च का कोई भी खर्चा था, अगर मैंने अप्रैल तक 15 अप्रैल तक उसको इन्वेस्ट करके दिया, इन्वेस्ट कर दिया उसके वेलफेयर के लिए, वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करके दिया है पर्टिकुलर वेलफेयर फंड में, तभी उसका डिडक्शन मेरे को मिलेगा। मतलब मार्च का खर्चा जो पीएफ का है, पीएफ का कंट्रीब्यूशन कब तक होना चाहिए, 15 अप्रैल तक उसका कंट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए। 15 अप्रैल तक उसका कंट्रीब्यूशन नहीं हो तो मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगा। वैसे ही पिछले मंथ का मतलब जान का रहा तो 15 फेब तक मेरे को यहाँ पे खर्चा पीएफ का डिपॉजिट कर देना पड़ेगा। अगर 15 फेब तक नहीं हो तो यहाँ पे उसको डिसअलाउड कर देना पड़ेगा। तो देखो, अमाउंट रिसीव्ड बाय द असेसी, असेसी मतलब मैं एम्प्लॉयर मेरे एम्प्लॉय के बिहाफ पे, एम्प्लॉय जो मेरे को पैसा दे रहा है वो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके वेलफेयर के लिए। तो देखो, असेसी रिसीव्ड बाय, अमाउंट रिसीव्ड बाय द असेसी मतलब एम्प्लॉयर एज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉइज towards their welfare fund to be allowed as deduction only if such amount is credited on or before the due date of the welfare fund। मतलब तभी डिडक्शन मिलेगा जब वेलफेयर फंड की ड्यू डेट से पहले हमने वहां पे इन्वेस्ट करके दिया होगा। पीएफ का ड्यू डेट का 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो पीएफ का कोई भी अगर क्वेश्चन आया पीएफ का मतलब एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है पीएफ के रिलेटेड जो उसने एम्प्लॉय ने उसको दिया है, एम्प्लॉय ने उसको कंट्रीब्यूट करके दिया है और पीएफ में उसको खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पे ऊपर जो पीएफ का खर्चा किया है, प्रोविडेंट फंड में जो खर्चा किया है, वहां पे कोई भी डेट नहीं थी, वहां पे कोई भी डेट नहीं थी सब्जेक्ट टू 43B। 43B में उसकी कंडीशन आ जाएंगी, पर यहाँ पे कोई डेट नहीं है कि पीएफ में 15,000 नेक्स्ट मंथ तक ही उसमें इन्वेस्ट करो, ऐसी कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं। बस स्टैट्यूटरी होना, रिकॉग्नाइज होना, अप्रूव होना। पर यहाँ पे अगर 15 से अगर पहले आपने खर्चा वहां पे कंट्रीब्यूट कर दिया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 15 के बाद अगर आपने कोई भी खर्चा कर दिया, वहां पे कंट्रीब्यूट कर दिया तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन अपना, नेक्स्ट क्लॉज है अपना। तो देखो, एनिमल यूज इन बिजनेस, एनिमल यूज इन बिजनेस अदर देन स्टॉक इन ट्रेड, अदर देन स्टॉक इन ट्रेड, अदर देन स्टॉक इन ट्रेड, अदर देन स्टॉक इन ट्रेड। मैंने कुत्ता पाल के रखा है मेरे सिक्योरिटी के लिए बाहर में, मैं गेट में बांध के रखता हूँ। कोई भी गेट में आने से पहले वो कुत्ते को देखता है और डर के भाग जाता है, तो कोई गेट के अंदर आता ही नहीं है। तो ये अदर देन स्टॉक इन ट्रेड है, अदर देन स्टॉक इन ट्रेड है। तो यहाँ पे इसका डिडक्शन अलाउ हो जाएगा अगर ये परमानेंटली यूजलेस हो गया या फिर मर गया।
परमानेंटली यूजलेस हो गया या फिर मर गया है, परमानेंटली यूज हो गया या फिर उसका डेथ हो गया, तो उसका डिडक्शन अपने को मिल जाएगा। तो डिडक्शन कितना मिलेगा, अब कॉस्ट ऑफ एनिमल और स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एनिमल माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो इसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब जो भी पैसे उसको बेचे, मतलब जो डेड बॉडी या फिर स्क्रैप है उसको बेचे, अगर पैसे मिले होंगे आपको तो उसका डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं, उसका डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है जो एनिमल वाला है। तो देखो यहाँ तक हम क्या पढ़ रहे थे, एक बार पढ़ लो। एक बार हम क्या पढ़ रहे थे, सेक्शन नंबर 36। सेक्शन नंबर 36 कौन सा है, अपना अदर डिडक्शन। अदर डिडक्शन में हम जो डिडक्शन ऊपर क्लेम नहीं किए हमने 30 to 35 में, तो यहाँ पे हम 36 में उसकी लिस्ट में देखेंगे। 36 में भी नहीं रहा तो हम 37 का क्राइटेरिया उसको अप्लाई कर देंगे। तो 36 में सबसे पहला था अपना इंश्योरेंस, स्टॉक, जो अपने स्टॉक का इंश्योरेंस लिया तो उसका प्रीमियम का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस जो एम्प्लॉय के लिए लिया उसका डिडक्शन अपने को यहाँ मिल जाएगा। बोनस और कमीशन दिया अपने एम्प्लॉय को, उसका डिडक्शन अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल रहा तो उसका भी अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। बस वो अमाउंट जो है अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मतलब जो बोरोड कैपिटल है वो अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज होना चाहिए, ना कि पर्सनल पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। उसके आगे जीरो कूपन बॉन्ड है, उसका जो डिस्काउंट है वो उसका भी अपने को डिडक्शन मिल जाएगा प्रो राटा बेसिस पे। जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है प्रोविडेंट फंड में, कॉन्ट्रीब्यूशन किया है प्रोविडेंट फंड या फिर अदर फंड में एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, तो उसमें स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, सुपर एनुएशन फंड जो भी अप्रूव्ड रहे, रिकॉग्नाइज रहे, स्टैट्यूटरी रहे, एज पर लॉ रहे, तो उसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। पर उसके बाद में कोई भी अनअप्रूव्ड रहा, अनरिकॉग्नाइज रहा, उसका डिडक्शन यहाँ पे अपने को नहीं मिलेगा। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है पेंशन स्कीम में, पेंशन स्कीम में, पेंशन स्कीम में, पेंशन स्कीम में, तो यहाँ पे एक्चुअल कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा और 10% ऑफ सैलरी लेना पड़ेगा। विच इज लोअर का अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। सैलरी मतलब यहाँ पे बोनस प्लस बेसिक प्लस अपने को यहाँ पे डीए लेना पड़ेगा, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस यहाँ पे लेना पड़ेगा, उसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। अगर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द असेसी फ्रॉम एज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय से उसको कुछ पैसा मिला और उसको इन्वेस्ट करना रहा कोई भी वेलफेयर फंड में, तो वेलफेयर फंड में उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ड्यू डेट ऑफ द वेलफेयर फंड, ड्यू डेट ऑफ द वेलफेयर फंड में उसको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई भी एनिमल रहा अदर देन स्टॉक इन ट्रेड, अगर वो परमानेंटली यूजलेस हो गया फिर डेड हो गया तो उसका डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ एनुअल माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बैड डेब्ट्स वाला सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अगर पेशेंट मतलब आया तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो बैड डेब्ट्स में। बाकी तो सारे इजी थे, बैड डेब्ट्स में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बैड डेब्ट्स में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका सबसेक्शन क्लॉज सब यहाँ पे चला गया है, एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 36(1) 10 लिख लेते हैं एक बार। नहीं यहाँ पे बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स अपना सेक्शन नंबर 36(1) क्लॉज अपना 7। तो देखो बैड डेब्ट्स का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, बैड डेब्ट्स का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, बैड डेब्ट्स का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। पर यहाँ पे अब यहाँ पे जो बैड डेब्ट्स का कंडीशन है वो अपन मस्त एंट्री से समझ लेते हैं, जो अपन अकाउंटिंग एंट्री करते हैं उससे हम समझ लेते हैं। तो चलो बोल लेना, रतन टाटा, आपने रतन टाटा जी बोले, रतन टाटा जी को मैंने सेल किया है, रतन टाटा जी को मैंने सेल किया है, तो रतन अकाउंट डेबिट टू सेल्स की एंट्री आ जाएंगी। अगर ये बैड डेब्ट्स हो गया, तो क्या आ जाएगा, बैड डेब्ट्स टू रतन या फिर P&L टू रतन, जो अपन बैड डेब्ट्स क्लेम करेंगे। देखो बैड डेब्ट्स टू रतन और ये अपना P&L में चला जाएगा, बैड डेब्ट्स अपना P&L में चला जाएगा, P&L टू बैड डेब्ट्स। अब मेरी एक बात समझो, यहाँ पे अब हम बैड डेब्ट्स का यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करने वाले, बैड डेब्ट्स का अपन डिडक्शन क्लेम करने वाले, क्योंकि बैड डेब्ट्स अपने P&L के डेबिट साइड चला जाएगा, बैड डेब्ट्स अपने P&L के डेबिट साइड चला जाएगा। अब मेरी बात समझो,
बैड डेब्ट्स क्लेम करते समय अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या वो रिलेटेड टू सेल्स है क्या वो रिलेटेड टू सेल्स है क्या वो रिलेटेड टू सेल्स है क्या। अब हमने सेल्स से रिलेटेड रहा तो हमारा यहाँ पे इनकम में आ जाएगा, जो इनकम है अपना सेल्स से रिलेटेड रहा तो सेल्स की यहाँ पे आ जाएगा, सेल्स यहाँ पे आ जाएगा अपना। तो सेल्स में ये जो एंट्री है ये इसका इफेक्ट सेल्स में तो आ गया होगा, सेल्स में हम इसका इनकम बोल के ट्रीट कर लिए होंगे, इनकम बोल के ट्रीट करने के बाद ये बैड हुआ है तो पी एंड एल में ये बैड डेब्ट्स आ जाएगा। अब ये ट्रेडिंग और पी एंड एल सेम ही है, समझ लो। पी एंड एल में बैड डेब्ट्स आ जाएगा, पी एंड एल में ये बैड डेब्ट्स आ गया, मतलब इसका इनकम हमने ट्रीट कर लिया है। अगर समझो मैंने लोन दे के रखा हूँ किसी को, अगर ये सेल से रिलेटेड नहीं है, मैंने लोन दे के रखा हूँ किसी को, लोन दे के रखा हूँ तो उसका ये आ जाएगा। समझो किसको लोन देना है, समझो मेरे को ही लोन देते हैं, एसके टू बैंक आ जाएगा तो एसके जो अपना है लोन आ जाएगा, एसके लोन टू बैंक आ जाएगा, जो एंट्री मारनी है आपको मार लो। तो लोन दे रहे, समझो एसके को हम लोन दे रहे हैं यहाँ पे, तो एसके को अगर लोन दिया हमने लोन दिया तो ये जो लोन की अमाउंट है क्या हमारे इनकम में आई होगी? कभी नहीं। ये सेल्स में आई होंगी? नहीं। ये पी एंड एल के क्रेडिट साइड में कभी नहीं आई होंगी, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको लोन दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं तो अपने डायरेक्ट कैश जाएगा। ये जो इसको लोन दे रहे हैं, हम एसके को लोन दे रहे हैं, तो इसका अमाउंट अपने इनकम में कभी आया ही नहीं होगा, अपने इनकम में कभी आया ही नहीं होगा। पर अगर सेल से रिलेटेड रहा, पर अगर कोई इनकम अपना सेल से रिलेटेड रहा, सेल्स मतलब अपने पी एंड एल के क्रेडिट साइड में कभी आया होगा, मतलब हमने उसको इनकम एज ए इनकम बोल के रिकॉग्नाइज कर लिया, एज ए इनकम बोल के उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, और इनकम रिकॉग्नाइज करने के बाद वो बैड हुआ है, इनकम रिकॉग्नाइज होने के बाद वो बैड हुआ है। तो इनकम रिकॉग्नाइज होने के बाद वो बैड डेब्ट्स हुआ है तो इसका डिडक्शन अपने को अलाउ हो जाएगा, पर अदर देन सेल से, मतलब सेल से सिवा कोई अपन लोन दे रहे, अब लोन का अगर बैड डेब्ट्स हो गया, मैंने एसके को लोन दिया, मतलब मैंने इसको, समझो मैं दूसरा पर्सन हूं, कोई दूसरा है, अब एसके को लोन दिए, समझो आप एसएससी हो और आपने एसके को लोन दिया, तो आपके इनकम में, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इसका इनकम कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा। पर ये जो बैड डेब्ट्स हो गया, मतलब मैंने आपको लोन रीपे ही नहीं किया, मैं बहुत हरामी लड़का हूं, मैंने आपके जो पैसे लिए वो मैं दूंगा ही नहीं। अब ये इनकम आपके पी एंड एल में आया होगा क्या? नहीं, पी एंड एल में इसका इनकम रिकॉग्नाइज नहीं होगा, पी एंड एल में इसका इनकम रिकॉग्नाइज नहीं हुआ होगा, तो ये बैड डेब्ट्स हुआ है। अब इसका डिडक्शन हम क्लेम नहीं करेंगे, तो देखो यहाँ पे बैड डेब्ट्स की सबसे पहली कंडीशन क्या है? बैड डेब्ट्स की तीसरी कंडीशन देखो, डेब्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटिंग इनकम फॉर प्रीवियस ईयर और अर्लियर ईयर। मतलब ये जो बैड डेब्ट्स है ये सेल्स के रिलेटेड होना, मतलब सेल्स के रिलेटेड है, मतलब अपने इनकम में कभी तो आए होंगे। मतलब अगर 22-23 का खर्चा है, 22-23 में मैंने सेल्स किया होगा और 22-23 में अब उसका तो पैसा नहीं आया होगा, पर वो 23-24 में बैड डेब्ट्स हो गया, उसका 23-24 में बैड डेब्ट्स हो गया, पर 22-23 में मैंने सेल्स रिकॉग्नाइज किया होगा, तो सेल्स रिकॉग्नाइज किया होगा तो वो मेरे इनकम में आया होगा, तो मैंने उसके ऊपर टैक्स भी पे किया होगा, पर 23-24 में आने के बाद मेरे को समझ गया कि वो बैंक करप्ट हो गया, और बैंक करप्ट होने के बाद वो बैड डेब्ट्स हो गया। अब बैड डेब्ट्स होने के बाद 23-24 में बैड डेब्ट हो गया तो उसका डिडक्शन मेरे को मिल जाएगा, पर समझो 22-23 में आपने किसी को लोन देके रखा है, 22-23 में आपने किसी को लोन देके रखा है, तो लोन देके रखना क्या आपका इनकम है? नहीं, ये आपकी इनकम में कभी आया ही नहीं होगा, बस आपने उसको कैश दे दिया। अब कैश देने के बाद उसका बस आपको ब्याज मिलेगा, वो आपको इनकम में आ जाएगा, पर आपके जो लोन है वो आपकी इनकम में नहीं आएगा। तो इसका अब यहाँ पे वो जो लोन देके रखा है आपने किसी थर्ड पर्सन को, वो थर्ड पर्सन ने वो आपका लोन देने से इनकार कर दिया, वो बैड डेब्ट्स हो गया आपका। अब यहाँ पे उसका डिडक्शन मिलेगा कि आपको? नहीं, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? डेब्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटिंग इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर और अर्लियर प्रीवियस ईयर, मतलब अर्लियर प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर में
वो अपन इनकम ट्रीट किया होगा, और इनकम ट्रीट करने के बाद वो बैड डेब्ट्स हुआ होगा। इनकम ट्रीट करने के बाद अगर वो बैड डेब्ट्स हुआ होगा तो उसका डिडक्शन हमको मिल जाएगा, उसका डिडक्शन अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो रिलेटेड टू सेल्स रहा, रिलेटेड टू सेल्स रहा तो अपन जो बैड डेब्ट्स है उसका डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, जो बैड डेब्ट्स है उसका डिडक्शन अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब रिलेटेड टू लोन है, रिलेटेड टू लोन है मतलब अपने इनकम में कभी आया ही नहीं होगा, ये इनकम में अपने आया ही नहीं होगा, तो इसका यहाँ पे अपने को यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, अपना यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, अपने को यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझा ये? रिलेटेड टू लोन रहा तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। रिलेटेड टू सेल्स रहा, सेल्स रहा मतलब अपनी इनकम में कभी ना कभी वो आया होगा, सेल्स मतलब इनकम में कभी कभी आया होगा, कभी ना कभी आया होगा, तो उसके रिलेटेड कोई बैड डेब्ट्स होगा तो उसका डिडक्शन अपने को मिल जाएगा। पर अगर रिलेटेड टू लोन रहा मतलब वो अपनी इनकम में कभी आया ही नहीं होगा, अपनी इनकम में कभी आया ही नहीं होगा, तो वो अगर बैड डेब्ट्स हो गया तो उसका डिडक्शन अपने को नहीं मिलेगा। अब रिलेटेड टू लोन, रिलेटेड टू लोन पर एसोसिएट जो है मनी लेंडिंग के बिजनेस में है, मनी लेंडिंग के बिजनेस है मतलब उसका लोन देना ही काम है। बैंक रहा, एनबीएफसी रहा, इनका लोन देना ही एक दूसरे को मतलब लोगों को लोन देना ही इनका काम है। अब लोगों को लोन देना ही इनका काम है, अब लोगों को लोन देना इनका काम है, तो इनका जो इंटरेस्ट है वही इनका इनकम है, ये जो सोर्स है इंटरेस्ट का इनकम है वही इनका इनकम है, तो इनके लिए ये जो बैड डेब्ट्स है ये अलाउ किया गया है। अब जो मनी लेंडिंग के बिजनेस में, मनी लेंडिंग है मतलब उनका बिजनेस है, वो उनका बिजनेस का इनकम है, वो इनकम वो इंटरेस्ट आएगा वो इनका इनकम है। पर यहाँ पे जो लोन दे रहा मैं वो उनका बिजनेस का इनकम है क्या? नहीं, यहाँ पे लोन मैं एवे ही दे रहा हूँ यहाँ पे थर्ड पर्सन को, तो उसका जो लोन है वो उसका बैड डेब्ट्स हो गया तो उसका यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर अगर मनी लेंडिंग के बिजनेस में मतलब मनी लेंड करना, मनी बोरो मतलब मनी लोन पे देना मेरा बिजनेस है, एसएससी का बिजनेस है, एसएससी का बिजनेस है, तो एसएससी यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो उसका इनकम है मतलब वो बिजनेस पर्पस के हिसाब से वो लोन दे रहा है आगे वाले को। तो यहाँ पे अगर वो बैड डेब्ट्स हो गया मतलब जो लोन दे रहा है वो उसका बैड डेब्ट्स हो गया तो उसको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, उसको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, उसको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स मतलब आप यहाँ पे रतन टू सेल्स कर दिया, रिटर्न टू सेल्स करने के बाद यहाँ पे आपने प्रोविजन बना दिया, इसका प्रोविजन बना लिया, प्रोविजन बना लिया, प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू रतन मतलब आपको लग रहा है कि इतना पैसा नहीं देगा, वो प्रोविजन बना लेगा वो। अब प्रोविजन का यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा क्या? आंसर ही नो, प्रोविजन का यहाँ पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, प्रोविजन का यहाँ पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, प्रोविजन का आपको यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। अब देखो यहाँ पे एंट्री क्या हो रही थी, समझो एग्जांपल चेंज कर लेते हैं, अपन इंसान चेंज कर लेते हैं। कौन लेना? इंसान, मुकेश ले, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी ले, मुकेश अंबानी अपना। अब मुकेश अंबानी टू सेल्स, मुकेश अंबानी टू सेल्स। अब मैंने इसको समझो 100 रुपये चिल्लर काम कर रहा है 100 रुपये, अब सेल्स हो गया। अब मेरा, अब मैंने क्या कर लिया, अब मैंने क्या कर लिया, अब मैंने क्या कर लिया, सुनो ध्यान से। ये जो मुकेश है ना, ये जो मुकेश है ना, इसका नाम चेंज कर लिया और मैंने क्या कर लिया यहाँ पे बैड डेब्ट्स टू सस्पेंस, सस्पेंस में हटा दिया। मेरे को नहीं पता किसने बैड डेब्ट्स किया, अब मेरे पास बहुत सारे डेटर्स होंगे, ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सारे डेटर्स होंगे। अब मैंने यहाँ पे ये 100 रुपये तो मेरे इनकम में आया होगा, ये 100 रुपये मेरे इनकम में आया होगा, पर जो क्रेडिट हो रहा है वो सस्पेंस में डाल रहा है मैं जानबूझ के, क्योंकि ये बैड डेब्ट्स नहीं हुआ है, ये बैड डेब्ट्स नहीं हुआ, पर मैं जानबूझ के यहाँ पे सस्पेंस में डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को बैड डेब्ट्स का यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करना है। अगर मैं 100 रुपये का बैड डेब्ट्स का डिडक्शन क्लेम कर लूंगा तो मैं यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, मेरे बैड डेब्ट्स का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। पर जो क्रेडिट हुआ है वो सस्पेंस हुआ है, मतलब कोई भी जो एसएससी है उसका यहाँ पे नाम नहीं आया है, कोई भी एवे नाम ले लिया मैंने, कोई दूसरा ही नाम ले लिया, उसका दूसरा अकाउंट ले लिया है, तो क्या मेरे को डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं। अपने को जो एसएससी है, जो डेटर्स है, जो डेटर से अपने को पैसा आने वाला है उसका ही नाम अपने को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो बैड डेब्ट शुड बी रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एसएससी इन प्रीवियस ईयर इन डिडक्शन क्लेम। तो अपने को उसी का नाम रहा, उसी का नाम जो रहा, तो
तो अपने को यहाँ पे उसी का नाम लेना पड़ेगा। अब आप अगर सोच रहे होंगे कि अपन क्या कर लेते कि मुकेश टू सेल्स ले लेते, मुकेश टू सेल्स ले लिया, अब उसका बैड डेब्ट्स हम क्लेम कर लेते और उसको बताते नहीं, अपन बुक्स में ले लिया अपन ने। अब बाई चांस, अब समझो यहाँ पे हमने नाम लिख लिया, अब एक्चुअली में देखा जाए तो बैड डेब्ट्स नहीं हुआ है, अपने को पूरे पैसे मिल जाएंगे, पर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चालू धंधे कर रहे हैं और यहाँ पे जो बैड डेब्ट्स है अपन यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, मुकेश के अमाउंट से यहाँ पे अपन बैड डेब्ट्स क्लेम कर रहे हैं। अब मुकेश का जो अमाउंट है यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैं 40 रुपीज़ ले रहा हूँ, 40 रुपीज़ मेरा बैड डेब्ट्स हो गया कि मुकेश ने मेरे को 60 रुपीज़ दिए, 40 रुपीज़ मेरा बैड डेब्ट्स क्लेम हो गया। अब यहाँ पे मुकेश क्या कर रहा, मुकेश टू सेल्स हो गया, अब तक पैसे नहीं मिल रहे मेरे को, मुकेश टू सेल्स हो गया मतलब 31 मार्च को सेल किया हमने 100 रुपये का, और वो नेक्स्ट ईयर में अपने को पैसे देने वाला है। अब मैंने क्या कर लिया, मेरे को डिडक्शन क्लेम करना है, बैड डेब्ट्स का डिडक्शन क्लेम करना है, तो मैं बैड डेब्ट्स में पैसा डाल दिया, रिटर्न ऑफ हो गया, सेम असेसी हो गया, मतलब मुकेश का था तो मुकेश का ही अब यहाँ पे नाम आ गया तो सेम असेसी हो गया, तो यहाँ पे मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। अब तक उसने पैसे दिए क्या अपने को, नहीं। अब मैंने यहाँ पे सेटिंग कर ली, मेरी बैड डेब्ट्स का इनकम दिखा दिया, तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स का मेरा एक्सपेंस दिखा दिया, तो मेरे को यहाँ पे डिडक्शन मिल गया, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मैं टैक्स भी कम पे कर दूँ। अब बाई चांस मुकेश को समझ में आ गया कि मैंने बुक्स में एंट्री मार के रखी है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मुकेश। अब मुकेश क्या करेंगे, अरे भाई तूने बैड डेब्ट्स करके रखे हैं, मैं तेरे को अब 60 रुपीज ही दूंगा, 60 रुपीज, बाकी 40 गए तेल लेने, तूने एंट्री कितने की मार के रखी है, 60 की, मतलब 40 रुपए बैड डेब्ट्स हो गया ना। बाई चांस मुकेश को समझ में आया और अपने को कितने रुपए देगा, अरे भाई कितने रुपए देगा वो, 60 रुपए। कोर्ट में भी चले गए, कोर्ट क्या बोलेंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट लो, बुक्स ऑफ अकाउंट लाने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने तो बैड डेब्ट्स करके रखा है, 40 रुपीज का, तो असेसी जनरली ऐसा नहीं करेगा कि वो जो डेटर से उसको यहाँ पे क्रेडिट करके बैड डेब्ट्स क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर लिया तो अगर ये कोर्ट में मैटर चला गया, उसको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट उसको सबमिट करना पड़ा और ये यहाँ पे खुल गया है मैटर, तो वो जो आगे वाला पर्सन है उसको वो बैड डेब्ट्स का अमाउंट कम देगा और उसके जो बचा है बैलेंस फिगर है उतना ही पे करेगा। तो यहाँ पे असेसी ऐसा नहीं करेगा, मतलब आप अगर सोच रहे होंगे टैक्स प्लानिंग के हिसाब से बैड डेब्ट्स कर लो, बैड डेब्ट्स टू मुकेश कर लो, तो मुकेश को क्या पता चलेगा कि अपने बुक्स में उसको बैड डेब्ट्स कर रहा है और बैड डेब्ट्स का यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, बैड डेब्ट्स का डिडक्शन क्लेम करने के बाद अपना इनकम कम हो जाएगा, इनकम कम होने के बाद अपन टैक्स भी कम पे करेंगे, यहाँ पे अपना प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाएगा। पर यहाँ पे आप खुद की मुंह पे थप्पड़ मार ले रहे हो भाई। तो यहाँ पे मुकेश को समझ में आया कि आपने अगर बैड डेब्ट्स की एंट्री करके रखी होंगी उसके नाम से, तो वो बोलेगा 60 रुपीज ले और निकल यहाँ से, 60 रुपीज ले और निकल यहाँ से, वो नहीं देखेगा कि आपने उसके नाम पे करके दिया है, मतलब आपने 40 टैक्स बचाने के लिए किया है, ऐसा नहीं देखेगा। तो यहाँ पे असेसी ऐसा नहीं करता चाहिए, असेसी ऐसा नहीं करेगा चाहिए। तो देखो बैड डेब्ट्स जो है उसके ही नाम का होना चाहिए, देखो ये जनरल है, अपने को एग्जाम में यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ये अगर कुछ उन्होंने उल्टा सीधा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको ये आना चाहिए, आपको ये याद आना चाहिए। तो देखो बैड डेब्ट्स जो है वो अपने राइट ऑफ होने चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो राइट ऑफ होने चाहिए। अब पहले क्या होता था, जब ये प्रोविजन नहीं होती थी तो ओल्ड प्रोविजन में क्या होता था, जो असेसी है वो असेसी को प्रूव करना पड़ता था। अगर अब यहाँ पे मुकेश ने अगर मेरे को 40 बैड डेब्ट्स हो गया, मतलब मुकेश बैंक करप्ट हो गया और मेरे को 60 मिलने आ गए, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपन, पिछला कनेक्ट मत करो। अब मुकेश को मैंने सेल कर दिया, मुकेश बैड डेब्ट्स हो गया, बैंक करप्ट हो गया, तो बैड डेब्ट्स में 40 आ गए मेरे, बैड डेब्ट्स में 40 आने के बाद अब यहाँ पे जो 40 रुपीज है, ये जो 40 रुपीज है, अब मेरे को प्रूव करना पड़ता था कि मुकेश सच्ची में बैड डेब्ट्स, मतलब सच्ची में उसको बैंक करप्ट हुआ है और मेरे को पैसे नहीं मिलने वाले। अब ये जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सेक्शन ने बोल के रखा है कि असेसी नो नीड टू प्रूव दैट डेब्ट्स टू बी बैड, मतलब असेसी को डेब्ट्स टू बी बैड बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे वो अगर उसने एंट्री मार के रखी होंगी, राइट ऑफ की एंट्री मार के रखी होंगी, तो अज्यूम कर लिया जाएगा कि ये डेब्ट्स बैड हो गए, मतलब बैड डेब्ट्स यहाँ पे उसने कवर कर लिए है। अब देखो डेब्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फाइल कंप्यूटिंग, मतलब अपने को लेना पड़ेगा सेल्स के रिलेटेड, मतलब जो भी इनकम हमने ट्रीट करके लिया होगा और वो अगर बैड डेब्ट्स हो गया तो अपन यहाँ पे उसको कंसिडर कर लेंगे, उसके बाद में कोई भी इनकम रहा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं अपन आईसीडीएस का, आईसीडीएस इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, जो अपन फाइनल में पढ़ने वाले, बस आप एग्जांपल से समझ लो। यहाँ पे
और आईसीडीएस में क्या होता है, आईसीडीएस में एक अपने को एक प्रोजेक्ट मतलब एक पॉइंट देके रखा है कि उसमें जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है तो अपन अकाउंट्स में देखते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड है फॉलो कर सकते हैं हम अकाउंट्स में, या फिर जो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड है वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, इनकम टैक्स बनाते समय, इनकम टैक्स का हम रिटर्न बनाते समय, इनकम टैक्स में हम कंस्ट्रक्शन बिजनेस है अपना, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, और आईसीडीएस में मतलब इनकम टैक्स पर्पस के लिए, इनकम टैक्स के पर्पस के लिए हम परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो कर रहे हैं, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो कर रहे हैं। पर हमारे अकाउंट्स में क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड फॉलो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड में पूरा का पूरा जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तभी हम एंट्री करेंगे। पर इनकम टैक्स में आपने को परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाना पड़ेगा, इनकम टैक्स में आपने को परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाना पड़ेगा। अब कोई भी समझो बिल्डिंग बना रहे हैं अपन, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका हमारा फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया, तो अकाउंट्स में तो इसकी एंट्री नहीं आएंगी, क्योंकि अकाउंट्स में हम प्रोजेक्ट कंप्लीशन मतलब पूरी बिल्डिंग जब पूरी बन जाएंगी तभी हम इसका अकाउंट में उसकी एंट्री पास करेंगे। पर आईसीडीएस में मतलब इनकम टैक्स में हम परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट होने के बाद अपने को इनकम टैक्स में इनकम टैक्स में इसका इनकम बताना पड़ेगा, अब दिक्कत समझो, इनकम टैक्स में हम इनकम बता रहे हैं, इनकम टैक्स में हम इनकम ट्रीट कर रहे हैं, पर अकाउंट्स में इसकी एंट्री आई क्या आप तक? यहाँ पे देखो ऊपर के जो एग्जांपल थे, आपने यहाँ दोनों एग्जांपल थे, इसमें हमने अकाउंट्स में एंट्री मार के रखी है, पर यहाँ पे आईसीडीएस में इनकम टैक्स के लिए हमने इनकम लिखा है, पर अकाउंट्स में अब तक ये इनकम रिकॉर्ड नहीं हुआ, अकाउंट्स में ये इनकम अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर इनकम टैक्स में ये इनकम हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हम परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो अपना फर्स्ट फ्लोर का जो भी इनकम है आप लोगों को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब देखो अकाउंट्स में कोई भी एंट्री आई ही नहीं है, हमारी ये कंडीशन क्या थी, डेट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट्स फॉर द कंप्यूटिंग इनकम फॉर प्रीवियस ईयर और अर्लियर प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे आईसीडीएस से देखा जाए हमारा, तो यहाँ पे अकाउंट्स में इनकम ट्रीट ही नहीं हुआ है अब तक, पर इनकम टैक्स में हमने इसको इनकम ट्रीट कर लिया है, अब समझो ये जो है ये 22-23 का है अपना, अब अकाउंट्स में इसकी एंट्री आई ही नहीं होगी, पर इनकम टैक्स में जब हमने इनकम कैलकुलेट किया होगा, जब हमने इनकम कंप्यूट किया होगा, तब इसका परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से इसका इनकम हमने कैलकुलेट किया होगा, और उसके ऊपर हमने टैक्स भी पे किया होगा, अब ये जो इनकम है इनकम टैक्स में आगे अकाउंट्स में नहीं आया, अब इसका हो गया बैड डेब्ट्स, अकाउंट्स में एंट्री है नहीं, अकाउंट्स में ये इनकम ट्रीट हुआ है नहीं, अकाउंट्स में इसकी एंट्री मारी गई है नहीं, अकाउंट्स में ये कभी क्रेडिट साइड में इसको इनकम बोल के हमने ट्रीट किया है नहीं, पर इनकम टैक्स में ये इनकम भी हुआ है, इनकम टैक्स में इसका हमने टैक्स भी पे कर दिया है, इनकम टैक्स में इसका पूरा हो गया, इसका कैलकुलेशन हो गया, इसका टैक्स भी हमने पे कर दिया, पर अकाउंट्स में इसकी एंट्री मारी ही नहीं है हमने। अब अकाउंट्स में ये कंडीशन क्या बोलती है कि अपने को अकाउंट्स में इसका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जो कंप्यूटिंग कर रहे हैं इनकम में, अपने को ये इनकम लेनी चाहिए, हमने इनकम लेनी चाहिए प्रीवियस ईयर में या फिर अर्लियर प्रीवियस ईयर में, और वो बैड डेब्ट्स हो गया तो उसका डिडक्शन अपने मिल जाएगा, पर यहाँ पे अपने इनकम टैक्स में हमने इनकम किया है, पर अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं है, तो क्या इसका डिडक्शन मिलेगा? अब बैड डेब्ट्स तो हो गए हैं, क्या इसका डिडक्शन मिलेगा? तो इनकम टैक्स बोल रहा है हाँ भाई इसका यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा, तो देखो इनकम कंप्यूटिंग इन प्रीवियस ईयर ड्यू टू आईसीडीएस, मतलब इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स की वजह से इसको हमने इनकम ट्रीट कर लिया है, इनकम कंप्यूटेशन में हमने इसको इनकम ट्रीट कर लिया है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यू टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से हमने इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, एंड सच इनकम बिकम बैड। अब ये बैड डेब्ट्स हो गया, तो
it shall be treated as deemed bad debts, it shall be treated as deemed bad debts, it shall be treated as deemed bad debts, क्योंकि हमने इसके इनकम पे ऊपर टैक्स भी पे कर लिया तो गवर्नमेंट बोल रहा है तू इसको डीम्ड बैड डेब्ट मान ले, इसका तू डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब इसकी एंट्री नहीं है, इसकी एंट्री नहीं है, फिर भी इसका हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इसका हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब देखो, अब मेरी बात समझो, प्रोसीजर प्रीडिसीजर और सक्सेसर का केस है। अब समझो, इसका एक काम करते हैं, ये दोनों साथ में पढ़ा देता हूँ, इधर भी एक कंडीशन आ जाएंगी इसकी, तो दोनों साथ में पढ़ लेते हैं। तो देखो, अब ये हो गया बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स की हो गई रिकवरी। बैड डेब्ट्स की अगर रिकवरी हो गई, बाई चांस अगर बैड डेब्ट्स की रिकवरी हो गई तो क्या करना पड़ेगा। अब बैड डेब्ट्स हमने डिडक्शन क्लेम कर लिया। अब सेक्शन नंबर 41 क्या है, सेक्शन नंबर 41 क्या है अपना, बाद में पढ़ेंगे हम पूरा डिटेल में, पर इसका एक ही अपने को यहाँ पे पॉइंट, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। तो 41 क्या बोलता है जनरली कि जो हमने इनकम डिडक्शन क्लेम कर लिया, डिडक्शन हमने क्लेम कर लिया, और डिडक्शन क्लेम करने के बाद उसके ऊपर कोई भी अमाउंट अपने को रिसीव हुआ है, उसके बाद उसका अमाउंट हमको रिसीव हुआ है, हमने डिडक्शन तो क्लेम कर लिया पर उसका अमाउंट हमको फिर से कोई भी रिसीव हुआ है, तो अपना पीजीपीपी इनकम में वो आ जाएगा। पीजीपीपी इनकम में अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, पीजीपीपी इनकम में अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो, पीजीपीपी इनकम में उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स सेक्शन नंबर 41 सेक्शन 4। तो देखो, टैक्सेबल अंडर पीजीपीपी इन द ईयर ऑफ रिकवरी, जिस साल अपने को रिकवरी हुई है, जिस साल अपने को रिकवरी हुई उस साल अपने को ये पीजीपीपी इनकम में इसको टैक्सेबल कर देना पड़ेगा, उस साल अपने को पीजीपीपी इनकम में इसको टैक्सेबल कर देना पड़ेगा। टैक्सेबल इवन इफ बिजनेस एंड प्रोफेशन इज नॉट इन एग्जिस्ट, नॉट इन एग्जिस्ट, नॉट इन एग्जिस्ट, मतलब अपने को बैड डेब्ट्स हो गए। अब समझो बैड डेब्ट्स हो गए 23-24 में अपने को बैड डेब्ट्स हो गए, 24-25 में हमने बिजनेस बंद कर दिया, और 25-26 में अपने को उसका पैसा मिला है, 25-26 में उसका पैसा मिला है, तो अपने को 25-26 के इनकम में पीजीपीपी इनकम दिखाना पड़ेगा। समझो हमने, हमारा पीजीपीपी इनकम है ही नहीं उस साल, मैंने बिजनेस छोड़ के मैंने जॉब चालू कर दिया, बिजनेस छोड़ के मैंने जॉब चालू कर दिया, फिर भी मेरे को वो रिकवरी हुआ ना, उसका पीजीपीपी इनकम लेना पड़ेगा, रिकवरी हुआ ना उसका पीजीपीपी इनकम लेना पड़ेगा, पीजीपीपी इनकम लेना पड़ेगा। तो जिस साल रिकवरी हुआ उस साल वो पीजीपीपी में आ जाएगा, उस साल वो पीजीपीपी में आ जाएगा। अब बात समझते हैं अपन, प्रीडिसीजर और सक्सेसर क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे एक बार पढ़ लो, प्रीडिसीजर रिकॉर्ड द डेटर्स एंड ट्रांसफर बिजनेस टू सक्सेसर, और बाद में राइट ऑफ हो गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, टैक्सेबल ओनली इफ असेसी वो क्लेम बैड डेब्ट्स एंड असेसी वो रिकवर द सेम, मतलब दोनों कंडीशन सेम ही लगभग, मतलब बस वर्डिंग का डिफरेंस। अब मेरा बिजनेस है, मेरे बेटे को, मेरा बेटा आएगा कभी तो जिंदगी में, फ्यूचर में। तो देखो, मैंने मेरा बिजनेस, अब मेरे बिजनेस में क्या है, मुकेश मेरा डेटर्स है, मुकेश से मेरे को पैसा आने वाला है, मुकेश से मेरे को पैसा आने वाला है, तो मुकेश टू सेल्स की मैंने एंट्री मार के रखी है, मुकेश टू सेल्स की एंट्री मैंने मार के रखी है, और मैंने ये बिजनेस मेरे बेटे को ट्रांसफर कर दिया, मेरे बेटे को मैंने ट्रांसफर कर दिया। मुकेश अब तक गुड है, मुकेश अब तक गुड है, और मेरे बेटे को ट्रांसफर करने के बाद, मेरे बेटे को ट्रांसफर करने के बाद मुकेश बैड डेब्ट्स, मतलब मुकेश बैंकरप्ट हो गया, फिर मुकेश मना कर दिया पैसे देने से, मुकेश ने पैसे देने से मना कर दिया, तो मेरे बेटे के आने के बाद ये बैड डेब्ट्स में आ गया। मेरे को मेरे बेटे को मैंने ट्रांसफर कर दिया बिजनेस, और उसके बाद ये बैड डेब्ट्स में आ गया। उसके बाद मतलब मेरा बेटा ही नहीं चाहिए, कोई भी किसी को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो बिजनेस, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब बैड डेब्ट्स हो गया यहाँ पे, अब ये बैड डेब्ट्स क्या मेरा बेटा इसको बैड डेब्ट्स का डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकता है क्या, मेरा बेटा यहाँ पे बैड डेब्ट्स का डिडक्शन क्लेम कर सकता है क्या? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि एसके का बिजनेस था, एसके के बिजनेस में वो बैड डेब्ट्स है, एसके के बिजनेस में उसने मुकेश टू सेल्स की एंट्री मार के रखी होंगी। अब एसके के बिजनेस में वो मुकेश टू सेल्स है, अब वो रिवर्स करेगा तो एसके की बिजनेस में आना चाहिए। तो क्योंकि जो मुकेश टू सेल्स है वो इसके इनकम में तो कभी आया ही नहीं होगा, इसके इनकम में कभी आया ही नहीं होगा, पर एसके की इनकम में, वो एसके की सेल्स की इनकम में वो आया होगा, एसके की सेल्स के इनकम में वो आया होगा। तो
लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है, ये केस लॉ के बेसिस पे डिसीजन आया था कि अगर ये किसी को ट्रांसफर भी हो गया है बिजनेस, ये अगर किसी को ट्रांसफर भी हो गया है बिजनेस, तो बैड डेब्ट्स का डिडक्शन, बैड डेब्ट्स का डिडक्शन जिसको ट्रांसफर हुआ है, जिसको ट्रांसफर हुआ है वो इसका डिडक्शन क्लेम कर लेगा। मतलब यहाँ पे विन विन सिचुएशन, एसके को यहाँ पे एसके की इनकम में आ गया, एसके ने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया, और मेरे बेटे को मैंने ट्रांसफर कर दिया, फिर किसी को भी मैंने ट्रांसफर कर दिया, किसी को मैंने ट्रांसफर कर दिया, और वो इनकम जो बैड डेब्ट्स हो गया वहां पे मैंने इनकम ट्रीट कर लिया, पर इनकम ट्रीट मैंने किया पर बैड डेब्ट्स किसी और के बुक में हुआ, किसी और के बुक्स में वो बैड डेब्ट्स हुआ है, तो उसका डिडक्शन उसको मिल जाएगा, उसका डिडक्शन उसको मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोल रही है, जो पिछला असेसी मतलब जिसने ट्रांसफर किया था बिजनेस, तो उसके इनकम में आया होगा, उसके इनकम में आया होगा, तो उसके इनकम में उसने टैक्स भी पे कर दिया होगा, उसके इनकम में उसने टैक्स भी पे कर दिया होगा, और अब वो बैड हो रहा है, तो आप बोल रहे होंगे कि इसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो ऐसे नहीं जमेगा ना भाई, अब उसने इसका टैक्स दे दिया है तो इसका थोड़ा टैक्स कम कर लेते, क्योंकि इसका नुकसान हो जाएगा, उसने टैक्स पे कर दिया तो इसका नुकसान हो जाएगा, तो इसको बैड डेब्ट्स हम इसको डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, इसको बैड डेब्ट्स का डिडक्शन हम इसको क्लेम कर लेंगे। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो, अब थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर लेता हूँ, हम रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स में चले जाते हैं। अब रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स में क्या हो गया, मुकेश है, मुकेश का बैड डेब्ट्स हो गया, मुकेश का बैड डेब्ट्स हो गया, मेरी बुक्स में उसका बैड डेब्ट्स हो गया, मेरे बुक्स में उसका बैड डेब्ट्स हो गया। अब ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है मैंने ट्रांसफर कर दिया, मैं बिजनेस है ये ट्रांसफर कर दिया मेरे बेटे को, मेरे बिजनेस की इसका ट्रांसफर कर दिया मेरे बेटे को। अब इधर क्या बोलता है, टैक्सेबल ओनली इफ असेसी वो क्लेम द बैड डेब्ट्स एंड असेसी वो रिकवर इज द सेम। अब मैंने बेटे को ट्रांसफर कर दिया, बेटे को ट्रांसफर करने के बाद मेरे बुक्स में उसके मुकेश टू सेल्स की एंट्री भी आई होंगी और बैड डेब्ट्स टू मुकेश की एंट्री आई होंगी, तो बैड डेब्ट्स भी मैंने क्लेम कर लिया, और उसका जो है अमाउंट जो है सेल्स का, उसका इनकम भी ट्रीट कर लिया और बैड डेब्ट्स है, तो मैं बैड डेब्ट्स का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ, बैड डेब्ट्स का डिडक्शन क्लेम कर लिया मैंने। अब ये जो बिजनेस है ये मैंने ट्रांसफर कर दिया, ये बिजनेस मैंने ट्रांसफर कर दिया, मैंने बिजनेस किसी को भी ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करने के बाद इसकी हुई बैड डेब्ट्स की रिकवरी, ट्रांसफर करने के बाद हुई बैड डेब्ट्स की रिकवरी, ट्रांसफर करने के बाद बैड डेब्ट्स की रिकवरी हो गई, तो ये अब रिकवरी तो सन को जाएंगी, मेरे रिकवरी सन को जाएंगी, तो क्या ये इनकम सन के केस में मेरा बेटा है उसके पीजीबीपी में आ जाएगा, क्या पीजीबीपी में आ जाएगा? तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, गवर्नमेंट बोलती है नहीं, ये सन के में जिसको बिजनेस ट्रांसफर किया है उसके बिजनेस में पीजीबीपी इनकम नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बोल दिया है कि जो असेसी ने बैड डेब्ट्स क्लेम किया है, अगर उसी असेसी को अगर रिकवरी ऑफ टैक्स हुआ है, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स हुआ है, उसी असेसी को अगर रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स हुआ है, उसी असेसी को अगर रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स हुआ है, तभी हम रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स उसको टैक्सेबल कर देंगे, तभी हम उसका रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स उसको टैक्सेबल कर देंगे। अगर ये पैसे मेरे बेटे को मिल रहे हैं, मेरा बिजनेस ट्रांसफर करने के बाद मेरे बेटे को मिल रहे हैं, मेरे बेटे को ये पीजीबीपी इनकम में नहीं लेगा, वो पीजीबीपी इनकम में वो नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि सेक्शन बोलता है कि जिसको बैड डेब्ट्स क्लेम कर लिया है, जिसने बैड डेब्ट्स क्लेम कर लिया है, जिसने बैड डेब्ट्स क्लेम कर लिया है, अगर उसी को पैसे मिले, अगर उसी को पैसे मिले तो वही उसका पीजीबीपी इनकम माना जाएगा, वही उसका पीजीबीपी इनकम माना जाएगा। मेरे बेटे को ये पीजीबीपी इनकम नहीं हुआ, मेरे बेटे को ये पीजीबीपी इनकम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो देखो दोनों पॉइंट समझ में आए। अगर मेरे को मतलब सेल्स की एंट्री मैंने मार के रखी है और मैंने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया और बैड डेब्ट्स किसी और के थर्ड पर्सन के केस में उसको बैड डेब्ट्स हो गया, तो उसको बैड डेब्ट्स का डिडक्शन मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। अब मेरे केस में मेरा बैड डेब्ट्स हो गया, बैड डेब्ट्स होने के बाद मैंने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया और उसको रिकवरी और बैड डेब्ट्स हुआ, तो उस थर्ड पर्सन को पीजीबीपी इनकम में नहीं लेना है, वो नहीं लेना है, वो नहीं लेना है, वो यहाँ तक समझ में आया। अब रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही अपन लेते हैं, यही यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ये एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो ये एग्जांपल ले लेते हैं अपन, तो देखो मुकेश टू सेल्स हो गया, मुकेश टू सेल्स हो गया और बैड डेब्ट्स टू मुकेश हो गया, बैड डेब्ट्स टू अपना मुकेश हो गया। अब देखो अब अपने को क्या लग रहा है, 60 रुपीज तो आ जाएंगे, 60 रुपीज तो आ जाएंगे, 60 रुपीज अपने आ जाएंगे। अब यहाँ पे समझो उसने 65 रुपीज दे दिया अपने को, 65 रुपीज दे दिए, समझो 60 रुपीज आ जाएंगे, आपने को लग रहा है समझो 60 रुपीज आ जाएंगे। अब उसने 50 रुपीज ही दिए अपने को, क्योंकि 40 हमने बैड डेब्ट्स कर लिए, 40 हमने बैड डेब्ट्स कर लिए, 40 बैड डेब्ट्स कर लिए, मतलब अपने को 60 रुपीज आने वाले हैं।
₹60 आने वाले, पर 60 में से अपने को 50 आए, 60 में से अपने को 50 आए, तो यहाँ पे कोई रिकवरी है क्या? नहीं, हमको लग रहा था 60 आने वाले पर अपने को आई ही 50। अब 50 आने के बाद इसकी क्या ही रिकवरी? अब ये जो है हमारा पीजीबीपी में आ जाएगा एज यूजुअल, पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा। अब हमको क्या लग रहा था कि ये जो है अपने को ₹60 आने वाले, अपने को ₹60 आने वाले, 40 बैड डेब्ट्स हो गए, 40 हमने राइट ऑफ कर लिए, आंख बंद करके हमने इसको राइट ऑफ कर लिया। अब ₹60 आने वाले, ₹60 आने वाले हैं। अब उसके बदले में उसने मेरे को दे दिए ₹70 दे दिए, उसने मेरे को ₹70 दे दिए, उसने मेरे को ₹70 दे दिए। तो मतलब यहाँ पे मेरा ₹10 रिकवरी हो गया, ₹10 रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स हो गया मेरा। देखो, मुकेश टू सेल्स और बैड डेब्ट्स टू मुकेश, यहाँ पे मेरे को बैड डेब्ट्स कितना लग रहा था? ₹40 का। बैड डेब्ट्स कितना लग रहा था मेरे को? ₹40 का बैड डेब्ट्स हो गया, पर मेरा बैड डेब्ट्स हुआ कितना? ₹35 का, क्योंकि मेरे को सॉरी ₹30 का, क्योंकि उसने मेरे को ₹70 ला के दे दिए। ₹30 का कैसे आएगा मेरा लॉस? ₹70 उसने ला के रख दिए। पर मेरा यहाँ पे जो है अकाउंटिंग एंट्री तो मैंने मार के रखी होंगी, अकाउंटिंग एंट्री तो मैंने मार के रखी होंगी। अब मेरे को उससे मिले ₹70, उससे मिले मेरे को कैश टू मुकेश, कैश टू मुकेश। अब यहाँ पे मेरे को ₹70 मिले, यहाँ पे मेरे को ₹70 आ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुकेश के 100, यहाँ पे मुकेश के 40 और यहाँ पे मुकेश के 70। तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स की रिकवरी होगी। मेरे को बैड डेब्ट्स कितना चाहिए था? मेरे को लग रहा था 40 का बैड डेब्ट्स होगा, मेरे को लग रहा 40 का बैड डेब्ट्स होगा, पर उसने मेरे को ₹70 ला दी, तो मेरा 30 का ही बैड डेब्ट्स हुआ यहाँ पे, 30 का ही बैड डेब्ट्स हुआ यहाँ पे। तो ये जो एंट्री मार के रखी होंगी, ये मेरा 10 का जो है, 10 का मेरा रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स हो गया, 10 का मेरा रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स हो गया। तो यहीं पे वो कैलकुलेशन वैसा ही करना है। तो देखो, टैक्सेबल बैड डेब्ट्स रिकवर इन द एक्सिस ऑफ नॉट रिटर्न, इन द एक्सिस ऑफ नॉट रिटर्न ऑफ, नॉट रिटर्न ऑफ अपने केस में कितना था? 60। इन द एक्सिस ऑफ नॉट रिटर्न मतलब 60 से अपने को ज्यादा मिला, 60 से अपने को ज्यादा पैसा मिला, तो ₹10 अपना जो है रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स हो जाएगा, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे एग्जांपल लेके देके रखा है, डेटर से अपना ₹10 और अपने ₹7000 इसका बैड डेब्ट्स कर लिया, ₹7000 इसका बैड डेब्ट्स कर लिया, और अपन यहाँ पे अपना यहाँ पे ₹3000 ऐसे लग रहा है अपने को आ जाएंगे, ₹3000 अपना आ जाएंगे। तो इसका 7000 का हमने डिडक्शन भी क्लेम कर लिया, बैड डेब्ट्स का डिडक्शन क्लेम कर लिया। अब अपने को 3000 से ज्यादा, 3000 से कम आए, अपने को लग रहा था 3000 आएंगे, 2000 है अपना टैक्सेबल कितना हो जाएगा, मतलब 2000 तो टैक्सेबल हो जाएगा, पर रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स कितना होगा? 0, क्योंकि आपने को 3000 लग रहा है, 3000 आएंगे ऐसा लग रहा था, पर 2000 ही 3000 आने वाले ऐसा लग रहा था, पर 2000 ही है। ओके, कोई बात नहीं। अब अपने को 3000 आने वाले ऐसा लग रहा है, 3000 आने वाले ऐसा लग रहा है। अब 3000 के बदले उसने 5000 दे दिया, अपने को 5000 दे दिए। अब यहाँ पे अपने को 2000, अपने को एक्सपेक्ट कितना आता? 3000 ही देगा, वो 3000 ही रिकवर होगा, पर अपने को यहाँ पे 5000 मिल रहे, मतलब अपने राइट ऑफ तो कर लिया था, 7000 अपने राइट ऑफ कर लिया, 7000 अपने राइट ऑफ कर लिया। अब 2000 का अपने को यहाँ पे रिकवर हो गया, 2000 का अपने को बैड डेब्ट्स यहाँ पे रिकवर हो गया, 2000 का अपने को बैड डेब्ट्स यहाँ पे रिकवर हो गया, बैड डेब्ट्स यहाँ पे रिकवर हो गया। तो अब ना यहाँ पे 2000 अपना पीजीपीपी इनकम में उसको ऐड कर देना पड़ेगा, पीजीपीपी इनकम में उसको हम ऐड कर देंगे, पीजीपीपी इनकम में उसको हम ऐड कर लेंगे। समझे यहाँ तक? देखो, बैड डेब्ट्स हो गया। अब आते हैं एक्सपेंसेस ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉय। फैमिली प्लानिंग गूगल कर लो, पता है आपको क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। 18+ हो आप, सभी लेक्चर देखने वाले 18+ है। अब फैमिली प्लानिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब आपको नॉलेज है। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बता नहीं सकता, क्योंकि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, ना कि बायोलॉजी की क्लास चल रही है यहाँ पे अपनी। तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस, अगर कोई भी असीसी फैमिली प्लानिंग की एक्सपेंसेस कर रहा है तो उसका यहाँ पे उसको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर रेवेन्यू रहा तो उसको 100% इसको डिडक्शन मिल जाएगा। और कैपिटल रहा तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जैसे हम अपना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कर रहे थे, VRS कर रहे थे, उसी के बेसिस पे हमने को फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप फैमिली प्लानिंग के एक्सपेंडिचर क्या होते वो आप गूगल करो, वो यहाँ पे अपन नहीं ले सकते भाई, यूट्यूब मेरे को स्ट्राइक भी मार लेगा, पूरा लेक्चर चला जाएगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो देखो, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस अगर रेवेन्यू रहा, कुछ बांटे हम एम्प्लॉयज को, पता है आपको क्या क्या बांटे हमने फैमिली प्लानिंग के लिए, हम दो हमारे एक ही होने के लिए क्या क्या बांटे, कुछ बांटे हम उस एम्प्लॉय को, तो उसका रेवेन्यू हम
एक्सपेंडिचर रहा वो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा तो अपने को 100% उसका डिडक्शन मिल जाएगा। रेवेन्यू रहा तो अपना 100% उसका डिडक्शन मिल जाएगा। पर कैपिटल रहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा तो अपन उसको 5 ईयर में उसका डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, 5 ईयर में उसका डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। इसका सेम ट्रीट में रहेगा। अनएब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर रहा फैमिली प्लानिंग का, तो उसको अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन जैसा इसको ट्रीट कर लेंगे। उसके बाद में सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स STT, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज अलाउड एज डिडक्शन इफ शेयर्स, यूनिट एंड कमोडिटी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जब शेयर परचेस सेल करते हैं हम तब लगता है वो, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी वही लगता है। तो अगर हमारा स्टॉक जो है वो शेयर्स, यूनिट और कमोडिटीज है, हम शेयर्स, यूनिट और कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, हम शेयर्स, यूनिट, कमोडिटीज में हमारा स्टॉक इन ट्रेड है वो अपना, तो यहाँ पे STT, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का और कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। अगर यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड है, अपना स्टॉक इन ट्रेड है, तो अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। तो एक ब्रेक ले लेते, थोड़ा सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा इसका, तो वो देख लेना, ब्रेक ले लेते और उसके बाद में हम सेक्शन नंबर 37 यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में ये लेक्चर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट मतलब आपके एडमिसिबल डिडक्शन यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो जाएगा। और बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड में जो सेक्शन नंबर 40 वगैरह चालू कर देंगे। तो देखिए, तो एक ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा, तो नेक्स्ट पार्ट आएगा, ये लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, तो उसमें आप सेक्शन नंबर 37 आप यहाँ पर देख सकते हो।